अगर अपन बात करें कोलेस्ट्रॉम की, कोलेस्ट्रॉम इज द फर्स्ट फ्यू डेज में जो मिल्क मिलता है बच्चों को, ठीक है, वो होता है। इसके बारे में एक क्वेश्चन है, सिक्रीटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, शुरू में जब ये सिक्रीट होता है तो ये एक इम्यूनिटी देता है। तो बच्चों योद्धा सीरीज का एक और नया चैप्टर ह्यूमन हेल्थ डिजीज करेंगे बच्चों, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसके PYQs भी देखते हैं और इसके सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरली मैं इनको 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर रही हूँ बेटा, कॉमन डिजीजेज, इम्यूनिटी, HIV, कैंसर और हमारा लास्ट रहेगा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखें एक बार फटाफट से क्विक रिव्यू देखते हैं कुछ क्वेश्चंस का और फिर एक स्टार्ट करेंगे टॉपिक। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बच्चों देखिए 2019 का क्वेश्चन है जो आपने देखेंगे टाइफॉइड फीवर पे आया हुआ है, जो कि हमारे कॉमन डिजीज का क्वेश्चन है। 2020 का एक क्वेश्चन है बच्चों जो कि अगेन आप देख सकते हैं कुछ डिजीजेस का है और उनके कॉजेटिव एजेंट्स का है। सिमिलर सेम टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आया है बच्चों 21 में, जहां आपको डिजीज दे रखी है उसके कॉजेटिव एजेंट बताने हैं, और यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन। तो देखिए ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, और इवन आप देखेंगे इनमें डिजीजेस भी जो पूछी जा रही हैं वो बहुत सेम है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि देखो यहाँ फिलेरियासिस के बारे में पूछा है, निमोनिया के बारे में पूछा है। अगर आप यहाँ देखोगे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ फिलेरियासिस, निमोनिया, रिंगवॉर्म, ये देखो आपके पास ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं। 2023 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये वाला 2021 का क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट ईयर। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बच्चों देखो फिलेरियासिस और निमोनिया ने तो हाथ छोड़ा ही नहीं है, तो ये भी 2020 का क्वेश्चन है। तो आप देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बार रिपीट हो रही हैं, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं, इन पे ध्यान देना है। तो ये कुछ कॉमन डिजीजेज हैं। तो बच्चों आए पहले फटाफट से NCERT के बेसिस पे देखते हैं क्या क्या कॉमन डिजीजेज हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 लेते हैं जो बेस्ड हैं ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इट्स कॉमन डिजीजेस। तो बच्चों जब हम कॉमन डिजीज की बात करते हैं NCERT में, तो यहाँ पे अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जहाँ मेन वर्ड आता है बच्चों हेल्थ। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ इज़ नॉट जस्ट कि अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है तो उसे आप हेल्दी कहोगे, या आप फिजिकली फिट हो तो आप हेल्दी हो, नहीं हो। आप कब कहते हैं कि हेल्थ है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अगर होगा तभी आप उसे हेल्दी कहेंगे, ठीक है। अब ये होता कैसे है? तो इसके लिए आपको बैलेंस डाइट लेना, आपका पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये कुछ चीज़ें हैं करने के लिए। साथ में आपको कोई भी अगर स्ट्रेस है या फिर परेशानी है उनके बारे में अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं दवाइयों बीमारियों से बचने के लिए भी, तो वो सब भी करवाना, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए वैक्सीनेशन लेना बच्चों, और खाना वगैरह जो है, पानी वगैरह जो है वो हम मेंटेन करेंगे हाइजीन, तो हमें सही मिलेगा, तो उससे हमारी हेल्थ भी सही रहेगी, राइट। जब हम बात करते हैं डिजीज़ का मतलब ही क्या है? अगर आप देखोगे तो डिजीज़ इज बेसिकली अ वर्ड जिसको अपन अगर 2 बात उसमें तोड़ दें तो इट इज़ डिस्कम्फर्ट, है ना। और इससे हम ईज नहीं मिल पा रही है, हमें आसानी नहीं हो पा रही, डिस्कम्फर्ट हो रहा है हमारी ईजीनेस में, राइट। तो दैट इज डिजीज। और ये इससे क्या मतलब होता है? जब आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन या बहुत सारे ऑर्गन ना अफेक्ट हो जाते हैं, मतलब वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करते, एडवर्सली फंक्शन करते हैं और कुछ साइंस और सिम्टम्स शो करते हैं बच्चों, तब हम उसे कहते हैं बेटा डिजीज, राइट। अब डिजीजेस 2 तरीके की हो सकती हैं, कुछ जो फैलती हैं एक इंसान से दूसरे में, इन्फेक्शियस, और कुछ होती हैं नॉन इन्फेक्शियस कि एक को है तो दूसरे को नहीं होगी। इन्हें आप कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसी में आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बच्चों, जिन पे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। हम कुछ कॉमन डिजीजेस के एग्जाम्पल्स लेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको समझना है। देखिए क्या कॉमन डिजीज में आपको ध्यान रखना है बच्चों एक पॉइंट, कि जब भी हम किसी डिजीज को पढ़ते हैं तो पहले तो हमें उसका कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए कि कौन है जो इसे कॉज कर रहा है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, और वो कौन सा स्पेसिफिकली कौन सा स्पीशीज है। एक हमें इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए बच्चों कि ये डिजीज होती कैसे है, किसके थ्रू होती है। एक हमें इसके बच्चों सिम्टम्स पता होने चाहिए, और एक पॉइंट होता है बच्चों जिसमें हम कह सकते हैं कि इसका कोई टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर इसके लिए ट्रीटमेंट है, तो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये मेजर चीज़ें हैं जो इनमें हमें ध्यान रखनी है। तो आप देखें जो कॉमन डिजीजेज हैं, पहली बात वो कैसे होती हैं, तो वो किसी ना किसी पैथोजन से होती है, राइट। तो देयर आर सम ऑफ द एजेंट्स विच कॉजेज डिजीज, उन ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं, और ये अलग अलग हो सकते हैं। ये वायरस भी, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं बच्चों, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, प्रोटोजोआन्स हो सकते हैं,
इवन हेलमिंथ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 कैटेगरी के पैथोजेंस के डिजीजेज हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड हेलमिंथ्स, ठीक है। ज़्यादातर पैरासाइट्स की अगर हम बात करें तो वो होस्ट की बॉडी को ना हार्म कॉज करते हैं, क्योंकि वो उसमें रह रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग मीन्स से मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनका क्या हो सकता है बेटा, अलग अलग किस किस तरीके से बॉडी में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो हो सकता है ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से आ रहे हों हमारी बॉडी के अंदर, या ये एयरबोर्न हो, हवा की वजह से आ रहे हों हमारी बॉडी के अंदर, या ये वेक्टर बोर्न हो सकते हैं कि कोई वेक्टर है जो इनको कैरी करता है और वो हमारे तक इनको पहुंचा देता है, या फिर एक कैटेगरी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, ठीक है बच्चों। अब उसमें से देखें, अगर अपन एक एक करके समझें तो वन ऑफ द फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन डिजीज इज टाइफॉइड। नाउ टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है बच्चों, और इसका कॉजेटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम से हो रही है, ठीक है। इसमें हम इसे आप टाइफॉइड फीवर भी कहते हैं कंप्लीटली। इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो और किसी में नहीं हो रहा, सस्टेन्ड हाई फीवर। मतलब है बच्चों बहुत देर तक फीवर जो है बहुत दिनों तक मेंटेन रहता है, उतरता नहीं है दवाइयाँ खाने के बाद भी, तो सस्टेन्ड रहता है। ये क्यों हो रहा है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बच्चों, ये कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है बच्चों। तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर ये बैक्टीरिया आ गया, ये आपके किसको अफेक्ट कर रहा है, टाइफॉइड में अफेक्ट होती है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि आप जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये बैक्टीरिया कंटैमिनेटेड फूड से जब जाएगा तो वहाँ पे ग्रो करेगा, वहाँ पे उसको इन्फेक्ट करेगा। अब देखें यहाँ पे उसके ही अलावा अगर बात करें तो ये दूसरे ऑर्गन्स तक भी पहुँच सकता है। अदर सिम्टम्स क्या है बच्चों, तो इससे देखो कमज़ोरी आएगी, जब बहुत ज़्यादा बुखार होता है तो कमज़ोरी आती है, क्योंकि ये आपके स्टमक में भी जा रहा है तो वहाँ पे भी इरिटेशन कॉज करेगा, पेन होगा, यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो पाएगा ढंग से तो कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाएगा, सर दर्द रहने लग जाएगा, और भूख भी आपकी जो हो जाएगी कम हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। पर अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, बहुत लंबे समय तक रहे, तो हो सकता है बच्चों ये बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन्स के अंदर परफोरेशंस कर दे, छेद कर दे, और उन परफोरेशंस में निकलकर दूसरे ऑर्गन्स तक जाके उनको भी अफेक्ट कर दे, और मेजर देखेंगे आप इससे डेथ भी हो सकती है बहुत सीवियर केस में। टाइफॉइड का अगर अपन बात करें तो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट बहुत अच्छा है बच्चों, इसको हम कहते हैं विडाल टेस्ट। ये इसको कंफर्म कर देता है अगर आपको टाइफॉइड है कि नहीं है, साल्मोनेला टाइफाई ने किया है कि नहीं किया है इन्फेक्शन। इसका एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा बच्चों, एक लेडी थी मैरी मेलोन, ठीक है। ये एक शेफ थी, एक मेस में काम करती थी, कुक थी बाय प्रोफेशन, ठीक है। और इनको नाम दिया गया था टाइफॉइड मैरी। क्यों कहा था ऐसा बच्चों, क्योंकि ये टाइफॉइड के बैक्टीरिया को कैरी कर रही थी, और क्योंकि ये खाना बनाती थी तो बहुत बार इनके थ्रू, खाने के थ्रू, इनके या चीज़ों के थ्रू बच्चों में, लोगों में इसका ये टाइफॉइड जो है वो स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमने इनका नाम रख दिया टाइफॉइड मैरी, ठीक है। ये बहुत अच्छा आपके पास एक एग्जाम्पल है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, देखें। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। क्वेश्चन डायरेक्ट टाइफॉइड फीवर पे आया हुआ है। टाइफॉइड फीवर का जो क्वेश्चन है, अभी बात करी हमने, बैक्टीरिया से होता है, और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी पूछा है। तो दोनों चीज़ें अभी अपन ने पढ़ी हैं बेटा, इसका बैक्टीरिया होगा जो पॉजिटिव एजेंट है, और कौन सा होगा बेटा, साल्मोनेला टाइफाई, जो 2 क्वेश्चन में दे रखा है। ये दोनों इसका नहीं होंगे। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से निमोनिया होता है, नाम से पता चल रहा है आपको। तो या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा है, अभी मैंने आपको बताया कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इसका विडाल टेस्ट, तो अपने पास आंसर चला जाएगा, देखिए कौन सा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन 2019 का है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द कॉमन डिजीजेस, ठीक है। आइए अगली डिजीज देखते हैं। तो बच्चों दूसरी बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करें तो वन ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होने वाली और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होने वाली, जिसका आप कॉमनली कहते हैं निमोनिया, ठीक है। इसके 2 बैक्टीरिया हैं, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो इसको कॉज करते हैं। ये करते क्या है बच्चों, तो ये आपकी पहली चीज ध्यान रखनी है आपको, एयरबोर्न डिजीज है ये। निमोनिया इज अ एयरबोर्न डिजीज, तो ये आपको ड्रॉपलेट्स वगैरह, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ड्रॉपलेट्स वगैरह से फैल सकता है, और क्योंकि ये आपकी एयर से जा रहा है तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी में भी आपकी एल्वियोलाइज को अफेक्ट करेगा बच्चों,
ठीक है। इस एल्वियोलाई में जाके इन्फेक्शन कर देगा, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें आपके एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाएगा बच्चों, और उसकी वजह से आपको रेस्पिरेशन में, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका मेन सिम्टम है, इसमें फीवर आता है बच्चों, चिल्स मतलब ठंड लगती है, आपको कफ हो जाता है, हेडेक हो जाता है, ठीक है। बहुत सीवियर केस के अंदर, क्योंकि देखो जब आपको सांस नहीं आएगी ना, तो जिसको सांस नहीं आ रही होती है, सफोकेशन हो रहा होता है, तो अपने आप बॉडी ना नीली पड़ने लग जाती है, ब्लूइश अपीयरेंस होने लग जाती है। तो लिप्स पे और आपकी फिंगर नेल्स पे, आपके नाखूनों में और लिप्स पे ग्रेश या ब्लूइश अपीयरेंस आने लग जाता है, जो कि इसका सीवियर प्रॉब्लम है। मतलब पहले तो धीरे धीरे आपको लग रहा है नॉर्मल है, वायरल है या फिर बैक्टीरियल है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कोल्ड क्यों हो रहा है, कफ क्यों हो रहा है, ठीक है। पर अगर बहुत ज्यादा सीवियर होगा ये वाला बैक्टीरिया, तो आपको रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, आपके एल्वेलाई इतने इन्फेक्ट हो जाएंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से सफोकेशन से ब्लूइश या ग्रेश अपीयरेंस स्टार्ट होगा, और सबसे पहले दिखेगा आपको लिप्स पे और आपके फिंगर टिप्स पे, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये ड्रॉपलेट्स और एरोजोल्स को इनहेल करने से हो सकता है, या फिर कोई इंसान है क्योंकि वो छींकेगा, खांसेगा, या आपके हाथों से उसका जो भी चीज़ें वो यूज़ करता है, ग्लासेस, यूटेंसिल्स वगैरह, उससे भी ये क्या हो सकता है, पास ऑन हो सकता है, ठीक है। अब देखें, एनसीईआरटी 2 ही बैक्टीरियल डिजीज के बारे में थोड़ा बता रही है, पर कुछ बैक्टीरियल डिजीज अदर देन दैट मेंशन करी हुई हैं, तो हम उन पर ध्यान देंगे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपसे आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीज। तो देखिए यहाँ पे अदर एग्जाम्पल जो आपको दे रखे हैं, एक दे रखा है बेटा यहाँ पे आपको डिसेंट्री, एक दे रखा है बेटा अपन को प्लाग, एक दे रखा है डिप्थीरिया। ये जो हैं, ये तीनों भी कैसी डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं, जो आपको कॉमनली मैन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तीनों का भी अपन को नाम ध्यान रखना है मोस्ट अप्रोप्रिएटली, ठीक है। ज्यादा इन पे अपन को फोकस नहीं करना है कि भाई हम उनका पूरा ही रटने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से बैक्टीरिया से होती है, कहाँ क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी डज नॉट मेंशन इट, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजीज आती है बच्चों, जो वायरसेस से होने वाली है। वायरस से होने वाली एक बहुत ही कॉमन डिजीज है कॉमन कोल्ड, जैसे आप वायरल भी कहते हैं, जैसे अपन ने सुना होगा डॉक्टर कहता है इसको वायरल हो गया, दैट इज मेजरली कॉमन कोल्ड। ये राइनो वायरसेस एक क्लास होती है वायरस की बेटा, उनसे होता है। ये बहुत ही कॉमन वायरसेस हैं, बहुत इन्फेक्शियस वायरस हैं, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। पर डिफरेंस देखो, निमोनिया में लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एल्वियोलाई इन्फेक्ट हो रहा था, यहाँ पे आपकी नोज और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज जो है ये अफेक्ट होता है, लंग्स अफेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे नॉट द लंग्स, ओनली द अपर पैसेज, ठीक है। अब आप देखें, जैसे ही अपर पैसेज की बात करें, आपने देखा होगा जुकाम में क्या होता है, नाक जाम हो जाती है, नेजल कंजेशन कहते हैं उसे, है ना, या फिर नाक में से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा आपका नोज फ्लो हो रहा है, तो उसे डिस्चार्ज कहते हैं। गले में एक दर्द सा चालू हो जाता है, उसे हम सोर थ्रोट कहते हैं बच्चों। आपकी आवाज में खराश आ जाती है, होर्सनेस कहते हैं। कफ निकलता है बॉडी में, आपको सर दर्द रहेगा, आप थके थके रहोगे, टायर्डनेस हो जाएगा बच्चों। तो ये कॉमन कोल्ड की कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी आपने भी एक्सपीरियंस करी होंगी, वही इसके होते हैं, और ये 3 to 7 डेज तक रहता है ओनली, ठीक है। आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, आपने भी नोटिस किया होगा, 3, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन तक ये आपको परेशान करेगा, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। ये कैसे जा रहा है, वही अगेन बच्चों, क्योंकि एयरबोर्न डिजीज है, ड्रॉपलेट्स वगैरह अगर कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। वो जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, पेन, बुक वगैरह, जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो आप उनसे ले सकते हैं, तो अगर आपने लिया, उन पर अगर कोई ड्रॉपलेट है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाए तो भी आपको हो सकता है। तो ये हो गया अपना एक वायरल डिजीज बच्चों। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एक बच्चों प्रोटोजोन डिजीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है, मलेरिया। इसका जो प्रोटोजोन है, पॉजिटिव एजेंट है, वो है बेटा प्लाज्मोडियम। इसकी 3 स्पीशीज हैं बच्चों, ध्यान से देखें, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मलेरी कह सकते हो, एंड फैल्सीपैरम। इसमें से ये जो फैल्सीपैरम है ये मोस्ट मैलिग्नेंट मलेरिया कराता है बच्चों, बाकी के मलेरिया इतने मैलिग्नेंट नहीं है। तो यहाँ पे सबसे सीरियस है, जो फेटल हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, वो कौन कराता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। अब बात ऐसी है कि प्लाज्मोडियम बॉडी में आया कहाँ से, ठीक है। तो बच्चों ये है एक वेक्टर बोर्न डिजीज। अब वेक्टर कौन है बच्चों, तो वेक्टर इसका जो कैरियर है, जो इस प्लाज्मोडियम को हम तक लाएगा, वो होती है फीमेल एनोफिलीस मस्किटो। तो फीमेल एनोफिलीस मस्किटो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको काट रही है, बाइट कर रही है, उसका ब्लड सक कर रही है, तो उसकी बॉडी में ये जो है मलेरिया का पैरासाइट रहेगा। अब जब ये आपको एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को काटेगी, तो उसमें भी ये उसको ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। अब बॉडी में जैसे ये पैरासाइट जाता है, ठीक है, अब ये करता क्या है, तो इसको फटाफट से इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं बच्चों अपन कि यहाँ मलेरिया में हो क्या रहा है। तो देखिए, जब जैसे ही मस्किटो बाइट करती है एक ह्यूमन को, तो उसके अंदर ना वो एक प्लाज्मोडियम का एक स्टेज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम कहते हैं बच्चों, जिसे आप नाम देते हैं स्पोरोजोइट। तो जैसे ही ये बाइट करेगी, ये ब्लड
इसके अंदर स्पोरोजोइट्स को क्या कर देगी, इंजेक्ट कर देगी। अब ये ब्लड के थ्रू होते हुए बच्चों जाते हैं लिवर में। ये जो लिवर है आपका, इसके अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या है बच्चों, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। तो आप देख सकते हैं ये जो पैरासाइट है ये रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली लिवर सेल के अंदर, इन्हें आप हेपेटोसाइट कह सकते हैं। अब जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ेगा तो पूरे के पूरे सेल के अंदर यही होंगे। तो जब ये इतने बढ़ जाएंगे तो सेल जो है आपका लिवर का वो बर्स्ट हो जाएगा बच्चों, और जैसे ही लिवर सेल बर्स्ट होगा ये पैरासाइट जो है कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब बाहर ही करेगा क्या बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ रुक जाएगा, अभी आपके दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, और वो सेल है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी, कौन बच्चों, आरबीसी, ह्यूमन की आरबीसीज को इन्फेक्ट करेगा। तो ये पैरासाइट फिर से आरबीसीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद आरबीसी भी बर्स्ट हो जाएंगी। पर यहाँ हम एक चीज़ नोटिस करेंगे बच्चों, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है एक आपके टॉक्सिन में, जिसे आप कहते हैं हीमोजोइन। यही हीमोजोइन इस टाइम पे रिलीज होता है बॉडी में, और इसलिए आपको फीवर और अदर सिम्टम्स जैसे चिल्स वगैरह आने लग जाते हैं इस टॉक्सिन की वजह से। ठीक है, ये जैसे ही रिलीज होते हैं, अब आप देखेंगे, एक नोटिस करेंगे चीज कि ये स्पोरोजोइट्स इतने बदल चुके हैं कि अब इनका एक और नेक्स्ट स्टेज में ये कन्वर्ट हो चुके हैं, और उस नेक्स्ट स्टेज को बोलते हैं बच्चों हम गैमेटोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है अभी, पर ये सेक्सुअल स्टेजेस का डेवलपमेंट हो गया है, मतलब अभी इन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया है, पर ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो किसका हुआ है, गैमेटोसाइट्स, मतलब गैमीट्स का, जो इनकी सेक्सुअल स्टेजेस हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, गैमेटोसाइट्स इसके मेल और फीमेल दोनों होंगे, पर ये यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। ह्यूमन के अंदर ये कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। वो एनवायरनमेंट जहाँ ये करेंगे वो किसका होता है, मस्किटो का। तो अगर इस इंसान को वापस एक एनोफिलीज ने क्या कर लिया, बाइट कर लिया, तो उसके ब्लड के थ्रू ये गैमेटोसाइट्स किस में चले जाएंगे, इस एनोफिलीज में। एनोफिलीज के अंदर आप देखेंगे ये इसको गल्प करेगी, तो इसकी इंटेस्टाइन में जाकर, फीमेल मस्किटो की इंटेस्टाइन में जाके ये गैमेटोसाइट्स जब ये ब्लड मील में ले लेगी तो वहाँ उसका फर्टिलाइजेशन होगा। जैसा आप देख सकते हैं जाइगोट बनेगा इन मस्किटोज गट, गट माने आपकी एलिमेंट्री कैनाल मस्किटो की, ठीक है, स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन। और तब जाके जब ये जाइगोट बन जाएगा तब ये फर्दर वापस नए क्या बना लेंगे बेटा, प्लाज्मोडियम, और फिर प्लाज्मोडियम अपनी नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे, वही कौन सी आपकी, स्पोरोजोइट। पर स्पोरोजोइट रहेंगे कहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। मस्किटो स्पोरोजोइट्स को अपनी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर कर लेता है। अब जैसे ही ये फिर से अपनी स्पोरोजोइट स्टेज में है, मस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में है, ये वापस नए किसी को बाइट करेगा तो उसके अंदर स्पोरोजोइट डाल देगा। तो स्पोरोजोइट तो हो गई इन्फेक्टिव स्टेज, पर ये जो आपकी मस्किटो है ये क्या ले रही है वापस, गैमेटोसाइट, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं मस्किटो के अंदर। अब आप देख सकते हो इसकी लाइफ साइकिल दो जगह चल रही है, ह्यूमन के अंदर और मस्किटो के अंदर, इसलिए हम इसको कहते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन होस्ट के अंदर, मस्किटो के अंदर सेक्सुअल, इसमें ये नंबर बढ़ाता है, लिवर सेल्स को अफेक्ट करता है, आरबीसी को करता है, यहाँ ये इसकी गट में फर्टिलाइजेशन करता है, सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर होता है। ठीक है, ये होता है क्या बच्चों आपका प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। और यही है द रीज़न कि हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम बहुत टाइम तक जो है पता नहीं चल पाता है। तो मलेरिया शुरू में पता नहीं लगता, पर जब नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब जाके इसका डायग्नोसिस होता है, राइट। नेक्स्ट है अपने पास बेटा एक और प्रोटोजोअन डिजीज, सेकंड प्रोटोजोअन डिजीज, जो कि है अमीबियासिस। इसका दूसरा नाम है अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, अमीबियासिस, इसका कॉजेटिव एजेंट होता है बेटा एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, अब देखें ये किसका पैरासाइट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। अभी इससे पहले हमने जब टाइफॉइड की बात करी थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट था बेटा, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। इस डिजीज में भी आप देख सकते हो क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर हो रहा है तो आपका डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपके पेट में दर्द सा रहेगा, आपके एब्डोमेन में एक पेन सा रहेगा, क्रैम्प्स आएंगे। ठीक है, और क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड इतने ज़्यादा हैं तो अब जब ये स्टूल निकलता है ये इंटेस्टाइन में क्या करता है, यहाँ पे एक्सेसिव जो क्या बोलते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं अंदर वो रप्चर हो जाती हैं, उसकी वजह से जो स्टूल है, जो फीसिस है, एक्सक्रीटा है, उसमें म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स मिलते हैं। तो ये इसका एक आइडेंटिफाइंग फीचर होता है अमीबियासिस का। अब ये प्रोटोजोअन भी कहाँ से आया, तो अगेन बच्चों ध्यान देना है, ये आता है हाउस फ्लाइज से।
ये आया था फीमेल एनोफिलीज से, ये हाउस फ्लाइज जो आपकी मक्खियाँ होती हैं, ये इसका मैकेनिकल कैरियर होती हैं, ये इसको ट्रांसमिट करती हैं पैरासाइट को। किसी भी एक इन्फेक्टेड पर्सन की जो फीसेस होंगी जब वो जहाँ रिलीज होती हैं ये वहीं पे ब्रीड करती हैं, और वहाँ से अगर ये आपके घरों में आ रही हैं, आपके खाने पे बैठ रही हैं, आपके पानी के आसपास मंडरा रही हैं, तो वहाँ पे ये इसका लार्वास को छोड़ जाएंगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि हम कैसे इन्फेक्ट हो सकते हैं इनसे। तो उसी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को अगर ले लेंगे तो उससे हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट है हमारे पास एस्कैरिस। अब नेक्स्ट आ गया हेलमिंथ डिजीज। अभी तक हमने बैक्टीरियल देख ली, वायरल देख ली, हमने प्रोटोजन देख ली, हम देख रहे हैं अब हेलमिंथिक डिजीजेस, जिसमें हमारे पास पहला है बच्चों, देखो एक तो क्या आपकी एस्कैरिस से होने वाली, जिसे हम एस्कैरियासिस कहते हैं, और एक वर्म होती है बेटा वुचेरेरिया, जिसे हम फिलेरियल वर्म कहते हैं। इससे भी एक डिजीज होती है जिसे हम एलिफेंटियासिस कहते हैं। तो एस्कैरिस से होने वाली जो राउंड वर्म है, इससे डिजीज होती है एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस के अंदर आप देखते हैं इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है बेटा। ठीक है, क्योंकि आप देखें एस्कैरियासिस में जो ये एस्कैरिस है ये आपकी अगेन इंटेस्टाइन का पैरासाइट होती है बेटा, और ये इंटेस्टाइन के अंदर ना ब्लीडिंग करवा देती है। ठीक है, इसमें भी आपकी मस्कुलर पेन होगा, फीवर आएगा, और क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं ब्लड लॉस है, तो उससे अनीमिक कंडीशन हो जाएगी। अनीमिया मतलब ब्लड का लॉस। यहाँ पे इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है पैसेज में बच्चों। ठीक है, इस द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस। तो ये जो फीसेस निकलेगा इस इन्फेक्टेड पर्सन का, उसमें इसके एग्स निकलेंगे। ठीक है, जो कि आपके आसपास के अब जो सॉइल होगा, वाटर होगा, प्लांट्स होंगे, जहाँ पे भी वो फीसेस डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ पे ये क्या होता जाएगा, ब्रीड होता जाएगा, पनपता जाएगा। ठीक है, तो आसपास के जो अगर फूड है या वाटर है जो भी है, उन चीज़ों में ये क्या होता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। सेकेंड अपनी है कौन बेटा, वुचेरेरिया। वुचेरेरिया की दो हमारे पास क्या है बच्चों स्पीशीज, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई और वुचेरेरिया मलाई। ठीक है, इसको कॉमनली हम फिलेरियल वर्म कहते हैं, क्योंकि इस डिजीज को आप फिलेरियासिस भी कहते हैं बेटा, और इसका दूसरा नाम है एलिफेंटियासिस। ठीक है, तो ये दोनों डिजीज जो हैं ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, मतलब लंबे समय का इन्फ्लेमेशन है। इसके अंदर जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम है ये अफेक्ट होता है लोअर लिम्स का। ठीक है, तो लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स आर अफेक्टेड इन दिस, और इसमें बहुत साल लगते हैं इसको डेवलप होने में। जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ये भी बेटा डिफॉर्म हो जाते हैं, इनका शेप चेंज हो जाता है, बहुत बड़े हो जाते हैं साइज में। ठीक है, ये पैथोजन जो है ये एक हेल्दी पर्सन के अंदर कैसे आ रहा है, इसके लिए भी हमारे पास फीमेल मस्किटो वेक्टर्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कौन से वेक्टर्स, तो यहाँ पे क्यूलेक्स मस्किटो होती है बच्चों, इसकी वजह से ये फैलता है। लास्ट हमारे पास दे रखी है एक डिजीज जो कि एक फंगल डिजीज है बच्चों, जिसे हम कहते हैं रिंग वर्म, दांत की खुजली। जो ऐसे आप देखे होंगे बॉडी के ऊपर ऐसे 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 लेजन्स बन जाते हैं, ड्राई स्केली पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रिंग वर्म। ये 3 तरीके की फंगस के जेनेरा से हो सकती हैं, माइक्रोस्पोरम से, ट्राइकोफाइटॉन से या एपिडर्मोफाइटॉन से। ठीक है बच्चों, इसमें आप बॉडी पे ऐसे ड्राई स्केली लेजन्स देखेंगे जिसमें बहुत इचिंग होगी। ये आपकी स्किन पे हो सकती है, आपके नेल्स पे, आपकी सर की स्कैल्प पे भी हो सकता है। ठीक है, इसमें इंटेंस इचिंग है। हीट और मॉइस्चर जो हेल्प करती है इसको ग्रो होने में, जैसे फंगस को हीट और मॉइस्चर मिलता है ये ग्रो होता है ना। तो ये आपकी स्किन फोल्ड्स में, आपके ग्रोइंस में, जहाँ पे भी ऐसे जो बीच की जगहें होती हैं जहाँ स्वेट रहता है वहाँ पे ये ग्रो करती रहती है ना। ये हम अक्वायर करते हैं फ्रॉम सॉइल एंड बाय यूजिंग द टाल्स, क्लोथ्स और इवन द कोम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल है जिसको ऑलरेडी ये दाद है, ये रिंगवर्म है, अगर उसकी चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो उसके बॉडी से वो जो फंगस के स्पोर्स हैं वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये इसका एक ट्रांसफ़र का तरीका होता है। बाकी आप कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं, बाय मेंटेनिंग हाइजीन, बाय ईटिंग गुड फूड, बाय मेंटेनिंग योर लाइफस्टाइल, वो सब है। ठीक है, अब देखें दूसरे एग्जाम्पल जो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन में दे रखे हैं जो कि कॉजेटिव एजेंट पे है, जल्दी से उसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ मैच द कॉलम दे रखा है और हमें ऑर्गेनिज्म बताना है और उसकी डिजीज बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज है जैसे मैंने आपको कहा, और इसका बैक्टीरिया होता है कौन सा बच्चों, साल्मोनेला टाइफाई। तो फर्स्ट के साथ जाना चाहिए थर्ड, जो कि वैसे एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपको एक ही यहाँ पे दे रखा है, तो बाकियों का नहीं भी आए तो चलेगा, बट स्टिल लेट्स डू इट। निमोनिया किससे कॉज होगा बच्चों, तो निमोनिया कॉज होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। यहाँ सिर्फ आपको जेनेरा दे रखा है, स्पीशीज नहीं दे रखी है। फिलेरियासिस के लिए आपके पास वुचेरेरिया होती है बच्चों, और मलेरिया के लिए आपके पास होता है प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम। सो द आंसर शुड बी 3, 4, 1 and 2. So the answer is first option. ऐसा सेम क्वेश्चन नीट 2021 का है। देखिए
यहाँ पे आपके पास डिजीजेस भी सेम है, फिलेरियासिस, फिलेरियल वर्म, बस अब यहाँ क्या किया है, वुचेरेरिया का पूरा नाम दे दिया बच्चों, तो यहाँ पे वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई आ गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट ए का जा रहा है आपके पास 3, फिर से आप देखें ऑप्शन ए की ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट का 3 है, यहीं से आंसर 3 हो जाएगा। अमीबियासिस आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका से हो जाएगा बच्चों। निमोनिया जो है, निमोनिया कॉज करेगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, आप देख सकते हैं। और रिंगवर्म अभी बात करी थी ट्राइकोफाइटोन, इसकी जगह एपिडर्मोफाइटोन या आपके पास दूसरा वाला फॉर्म भी आ सकता है, तो ये हो जाएंगे आपके पास आंसर कौन बेटा, थर्ड ऑप्शन। अगेन द सेम क्वेश्चन इन नीट 2023 में देखें आप, रिंगवर्म कौन कॉज कर रही है बेटा, ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, फिर हमारे पास फिलेरियासिस कॉज करने वाली अगेन वुचेरेरिया, मलेरिया कॉज करने वाला आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या आप फैल्सीपैरम। देखो मलेरिया तीनों कॉज करते हैं, वाइवैक्स भी करता है, फैल्सीपैरम भी, मलेरिया भी, मैलिग्नेंट मलेरिया फैल्सीपैरम करता है। निमोनिया का कौन हो गया बेटा यहाँ पे आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, तो आपका ए का आंसर जा रहा है 2, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखो 2 में दे रखा है, ए का 2, तो ये दोनों हो सकते हैं पर ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, बी का आंसर चला जाएगा 3, तो आप देख सकते हैं बी का दोनों में 3 है। सी का मलेरिया में आप देख सकते हैं आंसर जाएगा प्लाज्मोडियम, दैट इज 4, तो यहाँ पे आंसर सी के साथ जाना चाहिए बच्चों 4, तो आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन है, ये मलेरिया पे है बच्चों, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ मलेरिया, तो अभी अपन ने बात करी थी, देखें एक बार फटाफट से। तो यहाँ पे ये हमने जो डिस्कस किया, देखिए इन्फेक्शियस मतलब जिस स्टेज में हमें इन्फेक्ट कर रहा है, किस में कर रहा है बच्चों, स्पोरोजोइड में, यही हमारे अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो आंसर क्या जाना चाहिए बच्चों यहाँ पे, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ मलेरिया इज स्पोरोजोइड्स, सो द आंसर विल बी ए। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है हमारे पास बच्चों इम्यूनिटी, तो देखते हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम के बारे में कि ये किस तरीके की इम्यूनिटी हम इससे ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें अपन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि एक टाइप है इम्यूनिटी का, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है बच्चों। फिर से एक क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट रेफरेंस टू इम्यूनिटी देना है हमें, और इसके अंदर हमारे पास पैसिव एक्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी, मतलब जब अपन इम्यूनिटी देखेंगे तो आप देखेंगे ये अलग अलग टाइप्स, लाइक योर इननेट, एक्वायर्ड, एक्टिव, पैसिव, सेल्यूलर एंड ह्यूमोरल, ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट, तो कौन सा ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है, ये भी अगेन किस में आ गया बच्चों, इम्यूनिटी में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम अगर समझना चाहते हैं तो इनको फटाफट से अपन डिकोड करते हैं अपनी इम्यूनिटी वाला टॉपिक जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसके साथ। आइए, तो देखिए अगर अपन इम्यूनिटी की बात करें तो सबसे पहली बात बच्चों आती है कि इम्यूनिटी होती क्या है ना। तो अगर अपन डायरेक्टली एक सिंपल सा पॉइंट समझें, सो व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज बेसिकली हमारी बॉडी की फाइटिंग एबिलिटी है कि वो कैसे भी कोई बाहर से आने वाला जो पैथोजन है इसके अगेंस्ट वर्क कर सके, है ना। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, होस्ट माने जिसकी बॉडी में डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जा रहा है उसे आप होस्ट कहते हैं, तो उसकी ओवरऑल जो एबिलिटी है उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की, उसे आप क्या कहते हैं बच्चों, इम्यूनिटी, राइट। इम्यूनिटी को हम देखें तो आप समझें 2 तरीके से हमने पहले इसको डिवाइड किया है, एक बहुत ही बेसिक लेवल पे जिसे आप कहेंगे इन्नेट इम्यूनिटी एंड अक्वायर्ड। अब छोटी सी बात ही ध्यान रख लेंगे, इन्नेट मतलब बाय बर्थ होता है बच्चों, अक्वायर आप लाइफ टाइम में करते हैं विद एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले अगर अपन इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो क्या है ऐसी इम्यूनिटी जो आपको बाय बर्थ मिल रही है, आपको उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ करना नहीं पड़ रहा। दूसरा, वो आपकी स्पीशीज़ में सबके पास सेम है, तो वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक नहीं है, वो नॉन स्पेसिफिक है ना। अब आप देखें यहाँ पे कि हमने कहा कि इन्नेट इम्यूनिटी सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है। अब यहाँ नॉन स्पेसिफिक का मतलब हो गया मुझ में, आप में, सब में, हम सब ह्यूमन बींग्स के अंदर ये एक इम्यूनिटी है जो सबके अंदर सेम है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, ठीक है। दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो देखिए दूसरा पॉइंट हो गया इन्नेट का हमारे पास, एट द टाइम ऑफ बर्थ ये प्रेजेंट होती है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स होते हैं बच्चों, तो ये इम्यूनिटी हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ बैरियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है बॉडी में, जो आपको फॉरेन एजेंट से बचाते हैं। अब इसी को समझें तो यहाँ टोटल हम 4 बैरियर पढ़ेंगे बच्चों, 4 टाइप ऑफ बैरियर्स आर देयर, ठीक है। फर्स्ट बैरियर फिजिकल बैरियर, जो आपको ये मान लीजिए फिजिकली प्रोटेक्ट कर रहा है, बीच में एक बैरियर बन गया है, रोड बन गया है, इससे क्रॉस नहीं हो सकता आपका फॉरेन एजेंट, ठीक है। एक हो गया आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर कि अगर अंदर आ भी गया बॉडी के अंदर तो आपकी बॉडी में कुछ आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं, आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जो उसको सर्वाइव करने नहीं देगा। फिर आता है बच्चों कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि मान लीजिए आप फिजिकली नहीं बच पा रहे, फिजियोलॉजिकल बैरियर को भी वो क्रॉस कर गया, तो आपको कौन प्रोटेक्ट करेंगे, आपके सेल्युलर बैरियर्स प्रोटेक्ट करेंगे। और एक होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं साइटोकाइन बैरियर्स।
साइटोकाइन बैरियर्स बेसिकली अब एक केमिकल्स के फॉर्म में चले गए। तो आइए देखें अपन फर्स्ट वाला बैरियर हमारे पास, जब हम फिजिकल बैरियर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हम कह रहे हैं हमारी स्किन आउटर एनवायरनमेंट से हमारे इंटरनल पार्ट को सेपरेट कर रही है, तो स्किन एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर। इसकी वजह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहा है। सेकेंड है बच्चों इनर, अब बाहर से तो आपकी स्किन आ गई, पर इनर लाइनिंग में क्या है, जैसे माउथ के थ्रू आप कुछ जा रहा है, नोज के थ्रू जा रहा है, तो आपकी बॉडी की एक इनर लाइनिंग है। ये बाहर की लाइनिंग स्किन हो गई, अंदर की लाइनिंग हो गई आपकी जो म्यूकस की बनी हुई है, तो इट इज़ अ म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम। जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे आप कह रहे हैं आपके नोज से जो सिस्टम जा रहा है वो रेस्पिरेटरी, माउथ से जा रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और एक आपका यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का मिक्स, ठीक है, इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस की कोटिंग ये ट्रैप कर लेती है उन फॉरेन एजेंट्स को और आगे बढ़ने नहीं देती, ठीक है। सेकंड अपने पास है बच्चों फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में बेसिकली आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी आती है। जैसे आपके स्टमक में आप जानते हैं एसिड होता है HCl, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपके बैक्टीरिया, वायरस, जो भी आपके ऑर्गेनिज्म जैसे हैं जो वीकर कैटेगरी के हैं, उनको ये क्या कर देगा, किल कर देगा, ठीक है। अगर अपन बात करें सलाइवा इन द माउथ, सलाइवा जो है आपके माउथ के अंदर, जैसे आप कुछ खा रहे हैं तो उसमें जो सलाइवा प्रेजेंट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा लाइजोजाइम। अब लाइजोजाइम जो है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, तो ये भी आपके फूड के साथ जो या फिर ड्रिंकिंग वाटर में जो बेसिक बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं, जैसा कि हम कहते हैं हमारे आसपास बैक्टीरिया तो है ही, एयर में भी है, आपके वाटर में भी है, आपके फूड में भी है, पर उनसे आप क्यों प्रोटेक्टेड हो, वो आपको बीमार क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो आपके सलाइवा से किल हो सकते हैं। इवन आपकी आईज में से जो टीयर्स निकलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड से, इनके अंदर भी लाइजोजाइम होता है, तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ होने नहीं देता, ठीक है। थर्ड है बच्चों सेल्यूलर बैरियर, जो कि नाम से ही कह रहा है कि ये कुछ सेल्स हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं बेसिकली आपको प्रोटेक्ट। कैसे करेंगे देखें एक बार, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ल्यूकोसाइट्स हैं, मतलब WBCs हैं बच्चों, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं। आप जब WBC की बात आती है, एक छोटी सी बात कर लेते हैं। WBC आपके पास अलग अलग टाइप की होती हैं, हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड एग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स में आपके पास एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल आती हैं। इन तीनों में से अगर अपन बात करें तो बच्चों एसिडोफिल एलर्जिक रिएक्शन में काम करती हैं, बेसोफिल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस देती है, और आपकी जो न्यूट्रोफिल है, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रोफिल जो है वो आपको फैगोसाइटोसिस करती है, तो वो काम कर सकती है एक सेलुलर बैरियर की तरह। और न्यूट्रोफिल का एक नाम हम देखते हैं बच्चों, क्या, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, देख सकते हैं यहाँ पे PMNL, पॉलीमॉर्फो मतलब बहुत सारी मॉर्फोलॉजी, बहुत सारी शेप्स का क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो जैसे कि आप जानते हैं न्यूट्रोफिल के अंदर 3 to 5 लोब्स का न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है बच्चों, और सब में शेप अलग अलग हो सकती है, ठीक है, इसलिए हमने इसे कहा पॉलीमॉर्फो। मॉर्फो मतलब आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर विच इज़ ऑफ मेनी टाइप्स, सो पॉलीमॉर्फो किसका, सेल का नहीं, न्यूक्लियस का, तो इट इज़ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो वन ऑफ द सेलुलर बैरियर इज PMNL, दैट इज न्यूट्रोफिल, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं बच्चों दूसरा आपका WBC होती है ग्रैन्युलोसाइट, जिसमें 2 WBCs आती हैं आपके पास, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट्स का काम भी आपका बच्चों सेम होता है फैगोसाइटोसिस का। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आ गया बच्चों, देखिए यहाँ पे मोनोसाइट्स का, ठीक है। एक सेल यहाँ पे हमें दे रखा है नेचुरल किलर सेल, इट इज़ अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। हम जब T सेल की बात करते हैं तो हमारे पास T किलर सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। ये सब हमारे ब्लड में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस जो आपके टिश्यूज़ में पाए जाते हैं बच्चों, ये भी फैगोसाइटोसिस करते हैं और माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है देखने वाली कि आपके मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और आपके जो बेसिकली मैक्रोफेज हैं, इनका काम है फैगोसाइटोसिस। बस नेचुरल किलर जो है ये आपके जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है इसको क्या कर देता है, परफोरेट कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। ये इनके तरीके होते हैं। फोर्थ बैरियर इज साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर बेसिकली कहना चाह रहा है बच्चों कि यहाँ पे हम जब वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को देखते हैं, वेरी स्पेसिफिक बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही यहाँ पे यही है कि यहाँ पे किस सेल की बात हो रही है बच्चों साइटोकाइन बैरियर के लिए, वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसे आप इंटरफेरॉन कहते हैं। ये इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारे पास सेल है, इसे किसी वायरस ने आके इन्फेक्ट कर दिया, अब ये इसके अंदर जो इन्फेक्शन हो गया है तो ये सेल खुद क्या रिलीज करेगा, प्रोटीन्स,
और प्रोटीन्स क्या है बच्चों, यहाँ पे कुछ केमिकल्स जिन्हें आप इंटरफेरॉन कह रहे हैं, एक टाइप का साइटोकाइन होता है। ये आपके आसपास के जो सेल हैं बच्चों, नेबरिंग सेल्स हैं आसपास के, ये इनको क्या कर देगा, जैसे ही ये इनको इंटरफेरॉन मिलेगा तो इंटरफेरॉन विल बी रिसीव्ड बाय रिसेप्टर ऑन द नियर बाय सेल, और जैसे ही इनको मिलता है ये इसको सिग्नल दे देता है कि आसपास में मैं क्या हो चुका हूँ, वायरस से इन्फेक्ट, तो अपने आप को बचा लो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इट प्रोटेक्ट्स नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। इन्फेक्टेड सेल्स को तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, पर ये आसपास के जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको फर्दर वायरल इन्फेक्शन होने से बचाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं 4 टाइप के बच्चों। अगर अपन बात करें सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी, वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब एक्वायर्ड को समझें, ये बेसिकली एक ऐसी इम्यूनिटी है जो एक लाइफ टाइम में एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये ऑब्वियसली जिसके अंदर जो एक्सपीरियंस होगा, जो बैक्टीरिया पैथोजन जो भी जाएंगे उसी के अगेंस्ट वो इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो बच्चों ये हो जाएगी हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेसिफिक टाइप। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, पहला पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड। ठीक है, अगर हम बात करें ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे एक मेमोरी होती है बच्चों, मेमोरी होती है बॉडी के अंदर जो इसको स्टोर करती है। तो जब भी हमारी बॉडी एनकाउंटर करेगी ऐसे पैथोजन को पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, उसे कहेंगे आप प्राइमरी रिस्पॉन्स। जैसे ही पहली बार कोई पैथोजन आता है तो आपकी बॉडी एक प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार हुआ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप जब किसी भी चैप्टर को पहले पढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको वो थोड़ा स्लो समझ में आता है, आप उसकी रीडिंग करते हैं, आपको समझाया जाता है तो आपको कम समझ में आता है, पर वो रिस्पॉन्स आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, पर एक बार चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के बाद, जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करते हैं या फिर आप उसको वापस रिपीट करते हैं तो वो काम आप थोड़ा जल्दी कर पाते हैं, वो रिस्पॉन्स आपका थोड़ा फास्ट हो जाता है क्योंकि आप उसे पहले से एक बार पढ़ चुके हैं। तो उसी तरीके से आपकी बॉडी के लिए पहली बार जब कोई पैथोजन आएगा उसके अगेंस्ट जब वो काम करेगी तो वो उसको पहले समझेगी कि कैसा रिस्पॉन्स देना है, क्या करना है, तो उसका प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा, तो एक समय टाइम लगेगा। पर जब एक बार उसको एनकाउंटर हो चुका है, अब नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम पैथोजन आता है तो उसके अगेंस्ट बॉडी के पास एक ऑलरेडी मेमोरी है और उसके बेसिस पे वो क्या करेगी, एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, और उस सेकेंडरी रिस्पॉन्स की अगर बात करें सब्सिक्वेंट एनकाउंटर पे आएगा तो उसे आप सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहेंगे। और क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है तो इसके लिए एक और नाम यूज करते हैं बच्चों हम, एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स पहले वाले रिस्पॉन्स से फास्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका सेकेंडरी एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं जो बॉडी में आ रहे हैं, अब ये किसकी वजह से आते हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा लिम्फोसाइट, जो कि है आपके पास बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो ये आपके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं बच्चों स्पेसिफिकली ये प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोटीन जिसे आप एंटीबॉडी कहते हैं बच्चों, है ना, एंटीबॉडी, या फिर आप इसका नाम रख सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यून रिस्पॉन्स देने वाला ग्लोबुलिन प्रोटीन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वही होती है आपकी एंटीबॉडी। वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास 4 चेन हैं, 2 बड़ी चेन हैं, इसमें ज़्यादा अमीनो एसिड होंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, इसलिए आप इसे हैवी चेन कह देंगे। ये छोटी चेन्स हैं, कम अमीनो एसिड, कम मॉलिक्यूलर वेट, लाइट चेन। ठीक है, ये सब इंटरकनेक्टेड है बेटा डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में ब्रिज बन रहे हैं, इनसे कनेक्टेड होती हैं और ये बनाती हैं आपका पूरा मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी। अगर हम बात करें इस एंटीबॉडी में स्पेसिफिक बात क्या है बच्चों, तो देखें एक बार ध्यान दें, ये जो पोर्शन होता है बच्चों ये सभी एंटीबॉडीज का सेम होता है, ये कांस्टेंट रीजन होता है। एंटीबॉडी में अलग क्या होता है, तो देखो बच्चों ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों तरफ, ये पार्ट हर एंटीबॉडी का अलग अलग होता है, तो ये इनका वेरिएबल रीजन होता है। इसी वेरिएबल रीजन के अंदर बच्चों प्रेजेंट होती है एंटीजन से बाइंड करने की साइट। तो जो भी एंटीजन होगा उसी के स्पेसिफिक क्या बनेगी यहाँ पे साइट। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट होती है आपके पास क्या, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। तो अगर यहाँ ध्यान दें कि टी सेल्स और बी सेल्स में से कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये बी सेल्स, पर इनको प्रोड्यूस करवाने के लिए बी सेल्स से ये कौन बताएगा, तो यहाँ ध्यान दें बच्चों,
टी सेल जो है वो खुद से सिक्रीट नहीं करती एंटीबॉडी, बट ये बी सेल को हेल्प करती है टू प्रोड्यूस देम। मतलब बी सेल को स्टिमुलेट करना, हेल्प करना कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो किसी पैथोजन के तरफ, ये काम किसका होता है? टी सेल का। तो बेसिकली अगर हमारे पास दो टाइप की लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट में वैसे तो 4 टाइप्स हैं, पर मेजरली अपन बात करें, एक हेल्पर सेल होता है और एक किलर सेल होता है, राइट। किलर जैसे अभी अपन ने पढ़ा था सेलुलर बैरियर में नेचुरल किलर होता है। तो इसको पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो आया है बॉडी के अंदर ये एक पैथोजन है, ये आपको हार्म पहुंचाने वाला है, तो टी हेल्पर इसको बताता है। और टी हेल्पर बी को भी बताता है कि भाई क्या प्रोड्यूस करो, आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो यहाँ पे ये टी हेल्पर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये रिकॉग्नाइज कर सकता है सेल्फ और नॉन सेल्फ में कि हमारी बॉडी का है या फिर हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे लिए फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान दें तो हमारे पास ये जो 4 चेन से बनी हुई है, लाइट चेन और हेवी चेन, ये हमारी क्या हो गई? आपकी एंटीबॉडी। अब एक बात और समझें बच्चों कि क्योंकि मैं कह रही हूँ ये हेल्पर सेल तो या तो डायरेक्टली किल करवा देगा, ठीक है, या ये बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो जो इम्यूनिटी ये हेल्पर सेल्स देते हैं इनको हम कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन जो इम्यूनिटी आपको बी सेल से मिलती है वो एंटीबॉडी के थ्रू मिलती है, और एंटीबॉडी सिक्रीट होती है बेटा ब्लड के अंदर, और ब्लड आपकी बॉडी का बॉडी फ्लूइड है, और बॉडी फ्लूइड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों ह्यूमर। द वर्ड यूज्ड फॉर बॉडी फ्लूइड्स इज ह्यूमर। तो इसलिए इस इम्यूनिटी का नाम हो जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके के रिस्पॉन्स हो गए, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है ब्लड के अंदर, और एक हो गया बेटा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स सेकेंड टाइप, जिसके अंदर सेल्स काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि सेल्स काम करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया ये हेल्पर सेल ही है जो पता लगाता है कि हमारी खुद की बॉडी का है, सेल्फ है या नहीं है ना, सेल्फ और नॉन सेल्फ में जो डिस्टिंग्विश है। तो आप कहीं ना कहीं जान सकते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट, स्टार्ट या इनिशिएट करने वाला कौन होगा? आपका टी हेल्पर। और वो कैसी इम्यूनिटी दे रहा है? सेल मीडिएटेड। तो फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान में एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो ऑर्गन ऑब्वियसली किसी डोनर से लेना पड़ेगा। तो उस डोनर ने जो अपना ऑर्गन दिया है वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के जैसा नहीं होगा, थोड़ा तो उसमें कुछ अलग होगा। इसका पता कैसे लगेगा आपकी बॉडी को? ये आपके टी हेल्पर सेल बताएंगे, है ना। तो टी हेल्पर सेल क्योंकि बताएंगे कि ये हमारी बॉडी का नहीं है, ये फॉरेन पार्टिकल है, तो ये उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सकते हैं। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन? अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट CMI, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ह्यूमन ऑर्गन्स में अगर अपन बात करें, जैसे कि क्या क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, हार्ट होता है बेटा, आई होती है, लिवर, किडनी, ठीक है। ये ऐसी चीज़ों की अगर अपन बात करें, हार्ट, आई, लिवर, किडनी, तो यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन के टाइम ये क्या हो सकते हैं? फेल। ये क्यों फेल हो सकते हैं? क्योंकि इस टाइम पे अगर आपके टी लिम्फोसाइट्स ने इन्हें क्या कर दिया? रिजेक्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट को, तो ये आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट होने के बाद भी क्या हो जाएंगे? फेल। तो इससे बचने का एक ही तरीका होता है कि आपका ये जो ग्राफ्ट है जब ये दिया जा रहा है तो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर दिया जाए? सप्रेस कर दिया जाए। तो जिनके अंदर भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उनको इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनो सप्रेसेंट्स ड्रग्स दी जाती हैं, जिससे उनकी बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट को रिस्पॉन्स पैदा ना कर पाए। ठीक है। तो अगर अपन ध्यान देंगे इस पे कि किसी भी एनिमल से, किसी भी दूसरे प्राइमेट से या ह्यूमन बीइंग से हम जब भी कोई ग्राफ्ट लेते हैं तो वो क्या हो सकता है? रिजेक्ट हो सकता है सूनर और लेटर। सूनर मतलब जल्दी भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। ठीक है। इसलिए हम ध्यान देते हैं सबसे पहले कि आप देखेंगे जब भी ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें टिश्यू मैचिंग करी जाती है बच्चों, कि सेम टाइप ऑफ टिश्यू है क्या, ठीक है। ब्लड ग्रुप मैचिंग करी जाती है। ये बहुत एसेंशियल है क्योंकि अगर इन चीज़ों में कोई भी डिफरेंस आया तो आपकी बॉडी से रिजेक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे ऐसे इंडिविजुअल्स को रखा जाता है जिनके अंदर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। और इन सब का रीज़न एक ही है, याद रखना है हमेशा, डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है। और ये कौन करता है? आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो एक बार के लिए फटाफट से 2 क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों इस पे। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, कोलेस्ट्रॉम द येलोइश फ्लूइड, ठीक है। अगर अपन बात करें कोलेस्ट्रॉम की, कोलेस्ट्रॉम इज द फर्स्ट मिल्क, फर्स्ट फ्यू डेज में जो मिल्क मिलता है बच्चों को, ठीक है, वो होता है। इसके बारे में एक क्वेश्चन है, सिक्रीटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। शुरू में जब ये सिक्रीट होता है तो ये एक इम्यूनिटी देता है न्यूबॉर्न को, बच्चे को, ठीक है। तो ये किस न्यूबॉर्न इन्फेंट्स को? बिकॉज इट कंटेन्स, इसमें ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से नए बच्चे को इम्यूनिटी मिलेगी? तो देखें यहाँ पे क्या इसमें मैक्रोफेज होंगे बच्चों जो इम्यूनिटी दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होगा इसमें,
नेचुरल किलर सेल्स होंगे या मोनोसाइट होंगे। तो बच्चों ये सेल्यूलर तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझो, अभी अपन ने बात करी थी सेल्यूलर बैरियर की, तो ये तो बच्चे में ऑलरेडी है, ये इन्नेट है, बाय बर्थ है। नेचुरल, मोनोसाइट, ये सब तो बाय बर्थ है, ये तो इन्नेट इम्यूनिटी है। क्या ऐसा है जो बॉडी को मिल सकता है? वो होगी बेटा एंटीबॉडी, और इसे आप बोलेंगे IgA एंटीबॉडी, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन A। सो द आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी अभी हमने देखा अक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए क्या क्या इनकरेक्ट है, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये। एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, ये हो गया बच्चों हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स, राइट। एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स हो गया बच्चों हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इज एलिसिट ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन, बिल्कुल करेक्ट है। सेम पैथोजन से जब बार बार सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स होते हैं तो कौन सा रिस्पॉन्स आता है? सेकेंडरी, ये करेक्ट है। एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, ये भी बिल्कुल ट्रू है। ड्यू टू द मेमोरी सेल्स ही आपके अंदर क्या जनरेट होता है? एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ये यहाँ गलत हो गया बच्चों। इन्नेट नॉन स्पेसिफिक होता है, अक्वायर्ड इज स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया? इनकरेक्ट। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्ट लाइन से एनसीईआरटी की जैसा अभी अभी ने देखा था बच्चों, तो आंसर जाएगा इसमें थर्ड। यहाँ पे सिर्फ करेक्शन क्या होना चाहिए कि जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक नहीं होती, स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट हमारे पास एक्टिव और पैसिव पे है, तो आइए फटाफट से समझते हैं एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो है बच्चों, इनकी अगर बात समझें तो सिंपल सी बात है, मैं एक लाइन में ही आपको ऐसे समझाना चाहती हूँ। एक्टिव जिसमें आपकी बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। पैसिव बनी बनाई मिल जाती है, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे समझो, एक्टिव हम कहते हैं, एक्टिव वर्ड्स कब यूज करते हैं? जब हमारी बॉडी की खुद की एनर्जी लग रही हो, जब हमारी बॉडी खुद उसे प्रोड्यूस कर रही हो, राइट। तो उन्हें आप कहते हो मेहनत करनी पड़ रही है, एनर्जी लग रही है, एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, वो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होगी। तो कहीं ना कहीं जो आप एंटीबॉडी बनाते हो ये आपको खुद को बनानी पड़ रही है, ठीक है। पैसिव किसे कह रहे हो आप? वो इम्यूनिटी जो आपको अपने आप मिल रही है, आपकी बॉडी को कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ रहा, या तो आपकी मदर के थ्रू मिल गई आपको, या आपको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दी गई, इस तरीके से, ठीक है। तो इधर ध्यान देंगे, एक बार पढ़ के देखें यहाँ पे। जब व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब भी किसी होस्ट को किसी एंटीजन से एक्सपोज होता है वो, तो विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी लिविंग और डेड माइक्रोब्स में, या फिर कुछ प्रोटीन्स, ठीक है। तो होस्ट की बॉडी प्रोड्यूस करती है बेटी, बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, राइट। तो क्योंकि बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, खुद से मेहनत कर रही है, इसलिए आपने इसे बोल दिया एक्टिव इम्यूनिटी। और क्योंकि बच्चों प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें टाइम लगेगा, राइट। बनी बनाई में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्लो होती है, टेक्स टाइम, जब तक कि क्या दे दे अपना फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। अगर हम डेलिबरेटली जानबूझकर इंजेक्ट कर दें किसी माइक्रोब को, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन के टाइम पे, तो इससे क्या जनरेट होगा? एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस होगी, कि अगर आप या तो जानबूझकर दे दो, या फिर जैसे आपने माइक्रोब इंजेक्ट कर दिया बॉडी में, तो भी बॉडी को खुद से एंटीबॉडी बनानी है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो हम वैक्सीनेशन एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर हम कह रहे हैं नेचुरली आप एक्सपोज हो रहे हो किसी एंटीजन से, तो दोनों के कंडीशन में आप क्या बना रहे हो? एक एक्टिव इम्यूनिटी, राइट। लेकिन बनी बनाई माने रेडीमेड मिल रही है एंटीबॉडी आपको, आपकी बॉडी को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो फास्ट हो जाएगी, इसे आप कह देंगे पैसिव इम्यूनिटी, राइट। अभी जो एग्जाम्पल पढ़ा हमने, तो वो जो येलोइश फ्लूइड होता है कोलेस्ट्रॉम, जो शुरू के लैक्टेशनल पीरियड में निकलता है, उसके अंदर IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो जो फीटस है, जो चाइल्ड है, उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, जब उसने मिल्क लिया उसके अंदर ऑलरेडी अपने आप प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आ गई, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल हो गया ये पैसिव इम्यूनिटी का, ठीक है। इवन एक और एग्जाम्पल है बच्चों फीटस का इसमें, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा से होते हुए भी क्या होती हैं? मदर से एंटीबॉडीज पास ऑन होती हैं इनटू द फीटस, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास? एक रेडीमेड इम्यूनिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं एक्टिव और पैसिव के। बनी बनाई माने पैसिव, और मेहनत करनी पड़ रही है मतलब एनर्जी लगेगी, मतलब खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस, एक्टिव, है ना। अब वो एक्टिव आप नेचुरली भी आ सकती है एक्सपोज से,
या फिर आर्टिफिशियली इंजेक्ट करके भी ला सकते हैं, राइट। पैसिव भी नेचुरली आ सकती है, भाई मदर से फीटस में आ गई, नेचुरली आई, किसी ने कुछ किया नहीं, है ना। पर अगर हम चाहें तो डायरेक्टली बाहर से एंटीबॉडी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी अगर डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल हो जाएगी। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की बात करें तो देखो मैं आपको यही बता देती हूँ एक डिफरेंस। पहला, वैक्सीनेशन जो है बेटा एक्टिव इम्यूनिटी है, जबकि इम्यूनाइजेशन करना ये पैसिव है। इम्यूनाइजेशन वर्ड खुद ही कह रहा है कि हम इम्यूनिटी ही दे रहे हैं, कैसे देंगे, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी डाल के, तो ये पैसिव हो जाएगी। वैक्सीनेशन वर्क करती है मेमोरी के बेसिस पे कि भाई तुम माइक्रोब डाल दो, उसका प्रोटीन डाल दो, हार्मलेस बैक्टीरिया डाल दो, एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया डाल दो, या फिर आप उसको किल करके डाल दो, जो भी डाल रहे हैं उसके अगेंस्ट बॉडी खुद से प्रिपेयर करेगी, ठीक है। तो अगर अपन ध्यान दें यहाँ पे, वैक्सीनेशन क्या है, एक प्रिपरेशन है एंटीजेनिक प्रोटीन्स की पैथोजन के, या और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन, ठीक है। या तो आप उनके एंटीजेनिक जो पार्ट्स हैं या प्रोटीन्स हैं वो ले लो, या वीकेंड पैथोजन ले लेंगे जिनको आप इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द बॉडी, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी उसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा बुखार सा आता है, थोड़ा तबीयत एक आध दिन के लिए थोड़ी सी नाजुक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जानबूझकर एक माइक्रोब डाला गया है और आपकी बॉडी उससे लड़ रही है, कैसे, एंटीबॉडी बना के, राइट। तो वो एक रिस्पॉन्स है। वैक्सीन्स क्या जनरेट करेंगे बेटा, दे जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है बच्चों। वैक्सीन क्योंकि एक माइक्रोब डाल रहे हैं हम, तो आपका टी सेल की भी मेमोरी सेल्स बनेंगे, बी सेल के भी मेमोरी सेल बनेंगे। बी सेल एंटीबॉडी की मेमोरी रखेगा, क्या एंटीबॉडी बनाई। टी सेल आपका पैथोजन की एंटीबॉडी पैथोजन की मेमोरी रखेगा कि किस टाइप का पैथोजन था, और बी बनाएगा उसके प्रति क्या एंटीबॉडी बनाई, उसकी मेमोरी रखेगा, ठीक है। दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। अब अगली बार जब कोई एक्सपोजर होगा तो ये क्योंकि आपकी मेमोरी सेल्स बन चुके हैं तो आपकी बॉडी फटाफट से सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। अब हम कह रहे हैं सेकेंड कंडीशन की बात करें, पहला तो आप समझ गए, अब कोई ऐसा डेडली माइक्रोब आ गया या कोई ऐसा वेनम आ गया, ऐसा कुछ चीज़ आ गई कि भाई इंसान के पास टाइम बहुत कम है, वो अर्जेंसी वाली सिचुएशन है कि वो मर जाएगा, तो हम उसमें वेट नहीं करेंगे कि भाई हम खुद में हम चाह रहे हैं कि इसकी बॉडी खुद से इसको बचाए, वी कांट वेट फॉर दैट। तो ऐसा कोई डेडली माइक्रोब आने पर एक क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए होता है, बहुत फास्ट चाहिए होता है ना। जैसे कि अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं टेटनस का। इस केस में हम डायरेक्टली क्या इंजेक्ट कर देते हैं बच्चों, बनी बनाई, प्री फॉर्म्ड, प्री मतलब पहले से बनी हुई एंटीबॉडी, या फिर अगर कोई टॉक्सिन है तो उसके अगेंस्ट एंटी टॉक्सिन, जो कि आप कह सकते हैं एक एंटीबॉडीज की ही प्रिपरेशन है उस टॉक्सिन के अगेंस्ट, ठीक है। जब किसी को सांप काट जाता है, स्नेक बाइट, तो वो वेनम से लड़ने के लिए एक एंटी वेनम दिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो देयर इज प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। ये ऐसी कंडीशन है जहाँ हम वेट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हमने वेट किया तो वो वो जो इंडिविजुअल है दे माइट डाई, ठीक है। तो उस केस में हम इनको फास्ट एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्यूनाइजेशन। और इस टाइप के आपको इम्यूनिटी को आपने क्या कह दिया, इम्यूनाइजेशन, दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे हम और क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चों, तो देखो ये जो भी बैक्टीरिया और ईस्ट वगैरह हैं इनको यूज़ करते हैं हम, बैक्टीरिया और ईस्ट को, जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा भी है, RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट। तो इनकी हेल्प से हम एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह को बैक्टीरिया और ईस्ट में डेवलप करते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बहुत बड़ा स्केल पे प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, क्योंकि RDT में हम बहुत ज़्यादा उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस करा सकते हैं जिससे वो और ज़्यादा अमाउंट में बन जाए, ठीक है। तो इसलिए जब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई जाती है बच्चों ईस्ट के अंदर, और ये RDT से बनाई जाती है, ठीक है। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। अब देखें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट इम्यूनिटी के बेसिस पे, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी, बनी बनाई मतलब पैसिव, ठीक है, डायरेक्टली गिवन होगी तो वो पैसिव कहलाएगी, ये ट्रू है बच्चों। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक, एक्टिव इम्यूनिटी क्विक नहीं होती है बच्चों, स्लो होती है। क्यों? ध्यान दें वापस से, एक्टिव इम्यूनिटी मतलब खुद से बॉडी को मेहनत करनी है, खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स, तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ फुल रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा पहली बार में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया। फीटस रिसीव्स सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, ये बिल्कुल ट्रू लाइन है, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव, बिल्कुल बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है, पैसिव ही होगा। व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड,
ठीक है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव। ये बिल्कुल ट्रू है, एक्टिव इम्यूनिटी है, बॉडी खुद से एंटीबॉडीज खुद प्रोड्यूस हो रही हैं होस्ट के अंदर, तो ये बिल्कुल ट्रू हो गया। द रॉन्ग स्टेटमेंट जो हमें पता करना है इसमें वो हो गया आपका सेकेंड वन, सो आंसर विल बी सेकेंड। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। अब बच्चों यहाँ किडनी ग्राफ्ट बोलो, लिवर ग्राफ्ट बोलो, हार्ट ग्राफ्ट बोलो, आई ग्राफ्ट, जो भी बोलोगे, मतलब बेसिकली किसी भी टाइप का ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्ट रिजेक्शन अगर जो है वो क्यों हो रहा है, तो हमने अभी देखा था कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और उसमें काम करते हैं आपके टी सेल्स, हेल्पर सेल्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देखिए, क्या ये इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स है? नहीं बच्चों। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है? नहीं। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड नहीं हो रही है, तो ये किस टाइप का रिस्पॉन्स हो गया? सेकेंड विल बी द आंसर, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। Next question is regarding autoimmune disorder, a condition where body defense mechanism recognizes its own cells or foreign bodies। तो आइए फटाफट से देखते हैं क्या है आपके पास ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो बच्चों जैसे हमने कहा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की बात करने वाले थे, वैसे ही एक और पॉइंट है एलर्जीज, इसको कंटिन्यू करके हम ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स देखते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है एलर्जीज पे क्वेश्चन बन सके, है ना। व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्ट स्नीजिंग वीजिंग फॉर नो एक्सप्लेन्ड रीजन। कभी कभी होता है हम एकदम से छींकें चलनी चालू हो जाती हैं, हम बहुत ज़्यादा वीज करने लग जाते हैं, तो ये क्यों हो रहा है, राइट। तो बच्चों क्या होता है, कभी कभी हमें किसी किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे कि पोलन ग्रेन से या फिर माइट्स से या फिर कोई भी खाने की चीज़ से। हर इंसान किसी ना किसी के लिए ससेप्टेबल होता है, ठीक है। हो सकता है आपको डस्ट से इतना इशू ना हो, पर किसी एक इंसान को हो, इसका मतलब उनको डस्ट से एलर्जी होगी, राइट। तो अगर अपन बात करें इस एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स की, ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्पॉन्स जो आ रहा है, जो कि हो सकता है 4 लोग खड़े हैं, सबको डस्ट महसूस हो रही है आसपास, सबको दिक्कत हो रही है, थोड़ा बहुत आंखों में से पानी आ रहा है, पर एक होगा जिसको बहुत ज़्यादा ही खांसी चलने लग गई, छींकें चलने लग गई, इसका मतलब वो पर्सन डस्ट से बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है और उसकी बॉडी एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा देखें, एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है सर्टेन एंटीजेंस के लिए, तो उसे अपन कहते हैं बच्चों एलर्जी, ठीक है। अब जो सब्सटेंसेस एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनको आप नाम दे देते हैं बच्चों एलर्जेंस। इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, वो होती हैं IgE टाइप की बच्चों, है ना। कॉमन एग्जांपल्स अगर अपन लें तो आप देख सकते हैं डस्ट, पोलन, एनिमल डैंडर, माइट्स वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हैं एलर्जी करवाने वाली। बहुत बार लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी हो रही है, किसी को आमंड से हो रही है, किसी को रेजन, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ एलर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। इसका सिम्टम क्या है बच्चों, तो आप देखें छींके चालू होना, स्नीजिंग, वाटरी आइज, आंखों में से आंसू सा आना, रनिंग नोज, नाक बहने लग जाना और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लग जाना। ये कुछ बेसिक सी सिम्टम्स होते हैं जब भी आपको कोई एलर्जिक कंडीशन होती है, ठीक है। अब ये होती क्यों है, देखो, तो जैसे ही एलर्जन जो है, जो भी एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट क्या कर रही है बेटा, एक रिस्पॉन्स दे रही है। और ये रिस्पॉन्स क्या है, तो बॉडी में आप देखोगे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन टाइप के, ठीक है। तो एंटीबॉडीज आप देख रहे हैं कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करे होंगे बॉडी के अंदर, हिस्टामिन, सेरोटोनिन वगैरह, जो कि यूजुअली प्रोड्यूस होते हैं मास्ट सेल से। मास्ट सेल का ही सिमिलर टाइप है बेसोफिल, तो ये दोनों क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन। जैसे ये प्रोड्यूस होंगे, तो हिस्टामिन बच्चों होता है आपका वैसोडाइलेटर, तो ये आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह को डायलेट कर देता है। और सेरोटोनिन होता है बच्चों वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, ब्लड फ्लो वगैरह को बढ़ाना, कम करना, ये सब काम होते हैं इनके बाय नैरोइंग द ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जब आपके अंदर कोई एलर्जन आ जाता है। अब इससे बचने के लिए हमने कहा कि जो पेशेंट है वो एक्सपोज हुआ, उसको एलर्जन गया और उसकी बॉडी ने ये सिम्टम्स दिखाए, तो हम कैसे बचा सकते हैं, तो हम उनको ड्रग्स दे सकते हैं जो कैसी होनी चाहिए, हिस्टामिन के अगेंस्ट, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, या फिर हम उन्हें दे सकते हैं बच्चों एड्रीनलिन एंड स्टीरॉइड्स वगैरह, ठीक है। तो ये कुछ दवाइयाँ होती हैं जो एलर्जी के टाइम पे दी जाती हैं। आजकल की स्टाइल में अगर हम देखें तो देखा बच्चों को की इम्यूनिटी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एलर्जन से एक्सपोज नहीं होते। सडनली कोई आता है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखेंगे अपन किसके लिए, एलर्जी के लिए। फिर आता है बच्चों हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी, या इसी को आप कह सकते हो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, राइट। अब हमने अभी समझा इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट आती है, नॉन सेल्फ के अगेंस्ट, मतलब जो हमारी बॉडी का नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड होती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी की ये जो पावर है टू रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये खत्म हो जाए,
है ना, या ये लूज कर दे पावर, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या सेल्फ है क्या नॉन सेल्फ। तो हो सकता है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट काम करने लग जाए, और उसे आप कहते हैं बच्चों ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, तो हमने जो ये मेमोरी बेस देखा है, ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास एबिलिटी है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। अब वही मैंने आपको बात कही कि अगर ये जो एबिलिटी है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, ड्यू टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर और ड्यू टू सम अननोन रीज़न, किसी भी वजह से अगर ये जो एबिलिटी है ये ख़त्म हो जाए, जिसमें हम कह रहे हैं हम फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स में डिस्टिंग्विश जो कर पाते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो डिजीज़ होंगी उन्हें आप क्या देंगे, ऑटो इम्यून डिजीज़। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। जब आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ते हैं वहाँ एग्जाम्पल पढ़ते हैं आप ऑटो इम्यून का, मायस्थीनिया ग्रेविस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बच्चों, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही है, खुद ही के बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स, खुद के सेल्स को अटैक करती है, और इसे आप ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अगर देखें इसका बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज। ये सही बात है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो खुद ही के सेल्स को अटैक कर रही है, क्या समझ के कि ये फॉरेन बॉडीज हैं। तो ये लाइन सही है। स्टेटमेंट 2, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल, ये गलत हो गया। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून का ही एक टाइप है, तो ये डज नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए विच वेयर बॉडी डज अटैक, ठीक है, डज अटैक सेल्फ सेल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। सो आंसर शुड बी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो द आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ब्लड कॉप्सूल्स द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन। तो फटाफट से आप समझते हैं बच्चों, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा HIV, जिससे होता है एड्स। अगर हम यहाँ बात करें बच्चों एड्स की, तो एड्स का फुल फॉर्म ही समझें पहले। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब लाइफ टाइम में एक्वायर किया जाएगा। तो पहली चीज़ बच्चों, ये एक कॉन्जेनाइटल डिजीज़ नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज़, एक्वायर किया जा रहा है, लाइफ टाइम में होगा। ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया, कमी हो गई है इम्यून सिस्टम की। और सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जहां हम कह रहे हैं हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो गया है, डेफिशिएंट। और सीधी सी बात है बच्चों कि अगर इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाएगा तो आपको इजीली कोई भी बीमारी हो सकती है, आप उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएंगे। एड्स सबसे पहले पाया गया था 1981 में, रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा जल्दी फैला। ठीक है, एड्स इज कॉज्ड बाय हु इज अ कॉजेटिव एजेंट। यहाँ पे बच्चों आता है हमारे पास HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये एक टाइप का रेट्रो वायरस है। अगर आपको याद हो, कॉमन कोल्ड वाज अ राइनो वायरस, वेयर एज दिस इज अ रेट्रो वायरस। नाउ व्हाई वी आर सेइंग रेट्रो वायरस, तो जिन वायरसेस के अंदर आप देखेंगे कि ये RNA से, नॉर्मली हम कहते हैं बच्चों DNA से हम RNA बनाते हैं, पर यहाँ आप देखोगे ये RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और यहाँ ये बना देगा DNA। तो इसे आप रेट्रो वायरस कहेंगे, जिनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है बच्चों, तो देखिए HIV इज HIV के अंदर आपके पास जीनोम क्या है, इट इज़ एन RNA जीनोम, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, और बाहर ये प्रोटीन कोट होता है। ट्रांसमिशन अगर हम बात करें तो कैसे हो सकता है HIV का, तो ये और ये क्योंकि एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो ये सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है। सेकेंड हम कह सकते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, इसके अलावा भी हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड से हो सकता है, ब्लड प्रोडक्ट से हो सकता है, बाय शेयरिंग नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल्स इन द केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स। तो जो ड्रग अब्यूज करते हैं और इंट्रावीनस लेते हैं इंजेक्शंस के थ्रू, उनके केस में नीडल्स अगर सेम है और किसी का ब्लड उसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है जिसको HIV है, तो उससे हो सकता है। और एक केस होता है बच्चों की मदर से बच्चे में जा सकता है थ्रू प्लेसेंटा, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, कि अगर मान लो कि मदर जो है, फीमेल जो है, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको HIV हो जाता है,
है ना, HIV उसको इन्फेक्ट कर देता है, तो उस टाइम पे वो HIV प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जा सकता है। पर बच्चे में जाना कॉन्जेनाइटल नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ पास ऑन हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये हम कहें कि जेनेटिक्स में ही आ गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इज कौन से लोग हो जाएंगे बच्चों? तो एक तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की बात करें तो जिनके पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं फॉर सेक्सुअल पर्पजेज, तो वो हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहें ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड से, तो जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने पड़ते हैं, कुछ लोग जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, ठीक है, उनके अंदर हो सकता है, ड्रग अब्यूज़ करने वालों के अंदर हो सकता है। ये सब जो हैं, दोज हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ड्रग एडिक्ट्स who take drugs intravenously, individuals who require repeated blood transfusion, and children born to an HIV infected mother। ये क्या हो सकते हैं आपके susceptible लोग जिनके अंदर HIV हो सकता है, राइट। अब ये HIV होता कैसे है, हाउ डज इट स्प्रेड? तो पहली बात ध्यान रखनी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। जब तक बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज नहीं होंगे तब तक ये स्प्रेड नहीं होगा। फिजिकल कांटेक्ट से, आसपास बैठने से, खांसने से, छींकने से, इनसे नहीं होगा। बॉडी फ्लूइड्स का क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर जो पर्सन है जिसको एड्स का इन्फेक्शन होता है, मतलब HIV का इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होते ही उसके सिम्टम्स नहीं आएंगे बच्चों, तो बहुत बड़ा टाइम लैग होता है। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग। कितना बड़ा टाइम लैग है? तो बच्चों इन्फेक्शन होने के बाद एड्स के सिम्टम आने के अंदर अपीयरेंस जब तक आती है, इट टेक्स अराउंड फ्यू मंथ्स टू मैनी ईयर्स, दैट इज़ 5 to 10 ईयर्स। मतलब बहुत कुछ महीने से कुछ साल लगेंगे तब जाके ये पता लगता है कि HIV का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अब ये आता कैसे है बॉडी के अंदर, तो देखिए फटाफट से इसका इन्फेक्शन टाइप देख लेते हैं। क्योंकि देखो बच्चों ये रेट्रोवायरस है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वायरस जो है सबसे पहले ये हमारी बॉडी के मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब क्योंकि आप जानते हैं इसके पास प्रोटीन है, प्रोटीन का कोट है और अंदर RNA का जीनोम है, तो वायरल RNA का जीनोम जो है जब भी नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा ये अपना RNA हमारी बॉडी में इंसर्ट कर देगा, राइट। अब क्योंकि इसने RNA इंसर्ट किया है तो इसको RNA से हमारे लिए क्या बनाना, हमारी बॉडी में आके क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, DNA बनाना पड़ेगा। और जो DNA बना रहे हैं ये किसके थ्रू बनाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। तो RNA से यहाँ क्या बन गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA। ये DNA जो है आपके होस्ट सेल के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उसके न्यूक्लियस के साथ। तो यहाँ पे अगर इसका जो आपने कहा ये जो है ये किस में इनकॉर्पोरेट हो गया, आपके खुद के जीनोम के साथ। अब जब आपके खुद के जीनोम का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होगा तो इसके भी DNA का हो जाएगा और उससे न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस हो जाएंगे। धीरे धीरे यही आगे जाके इनके खुद का प्रोटीन कोड बनाएंगे और अपने नंबर को बढ़ा लेंगे। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये मैक्रोफेज में से रिलीज हो जाएंगे और ये दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। अब ये नॉर्मली किन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ये T हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ एक बहुत अच्छी सी बात समझ में आई कि मैक्रोफेज में कोई एक फैक्ट्री की तरह काम ले रहे हैं खुद का नंबर बढ़ाने के लिए। ये उसको अटैक नहीं कर रहे हैं, ये अटैक करते हैं जाके T हेल्पर सेल्स को, ठीक है। अगर हम आगे देखें कि T हेल्पर सेल्स में भी ये क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए जैसे ही HIV एंटर करता है हेल्पर T सेल्स में, ये वहाँ पर भी क्या करेगा बेटा, रेप्लिकेट करेगा और अपनी प्रोजेनी बढ़ाएगा। प्रोजेनी बढ़ाने से धीरे धीरे आप देखेंगे ये T हेल्पर सेल्स को अटैक करेगा। धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी बॉडी के T हेल्पर सेल्स जो हैं उनमें नंबर में डिक्रीज आ जाएगा। प्रोग्रेसिवली द नंबर ऑफ T लिम्फोसाइट इन द बॉडी विल डिक्रीज। और जब T लिम्फोसाइट्स डिक्रीज हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाएगा। उस इंसान को बाउट्स ऑफ फीवर, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार वगैरह आने लग जाएंगे, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो जाएगा। ये सब चीज़ें एक सिम्टम की तरह काम करेंगी, इसीलिए इसमें फ्यू मंथ्स से कुछ साल लगते हैं सिम्टम्स आने में, ठीक है। अब जब T हेल्पर सेल्स ही आपके डिक्रीज हो गए तो इन्फेक्शंस बहुत आसानी से हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है। एक बेसिक बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम या वायरसेस, फंजाई वगैरह, ये पैरासाइट जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, इनसे हमें नेचुरली कुछ होता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही वीक बैक्टीरिया या वायरस वगैरह होते हैं। पर ऐसा जो पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है तो उसको ये बेसिक बैक्टीरिया वायरस भी आके क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। और क्योंकि वो इन्फेक्शन झेल नहीं पाएगा तो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट वो नहीं कर पाएगा। इसका टेस्ट कैसे क्या होता है बच्चों, ELISA होता है इसका टेस्ट, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे।
इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है बच्चों? तो ट्रीटमेंट ऑफ एड्स क्योरेबल तो नहीं है, पर प्रिवेंशन ज़रूर है, और उसके लिए इनको दी जाती है बेटा एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, क्योंकि एक रेट्रोवायरस है तो पेशेंट को एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती हैं। ये कम्प्लीटली इफेक्टिव नहीं है, पार्शियली इफेक्टिव होती हैं बच्चों, सिर्फ लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं पर पूरी तरीके से डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है इनएविटेबल होता है। प्रिवेंशन की अगर अपन बात करें तो जैसे कि हम कहते हैं एड्स हैज़ नो क्योर, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो HIV इन्फेक्शन से बचने के लिए पहली चीज़ मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, दूसरा इंट्रावेनस ड्रग्स नहीं लेनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के दौरान जो नीडल्स वगैरह यूज़ हो रही हैं वो डिस्पोजेबल नीडल्स होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट। कुछ एजेंसीज़ हैं हमारे कंट्री में, जैसे कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, और कुछ NGOs हैं जो लोगों को एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग एड्स एंड इसका इन्फेक्शन और ये कैसे फैलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें करी जाती हैं, बट फिर भी हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा इससे इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो आइए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। इन विच ब्लड कॉप्स्यूल द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरसेस। तो पहली बात ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ पूछा है ब्लड कॉप्स्यूल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि अरे ये HIV तो रेप्लिकेशन करता है मैक्रोफेज के अंदर, है ना, और अपने वायरसेस की प्रोजेनी बनाता है, वो बात सही है, पर मैक्रोफेज इज नॉट अ ब्लड कॉप्स्यूल, इट इज़ नॉट अ ब्लड सेल। ब्लड सेल आपकी होती है RBC, WBC और थ्रोम्बोसाइट्स। तो WBC का एक टाइप है बच्चों आपका लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट में कौन सा, T हेल्पर। तो आंसर यहाँ पे क्या जाना चाहिए बच्चों, T हेल्पर सेल्स। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए ड्रग बेस्ड बच्चों, तो यहाँ पे अपन फटाफट से ड्रग्स को रिवाइज करते हैं। तो देखिए ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ अगर अपन बात करें, ओके, तो पहले तो समझते हैं कि क्या है ड्रग्स और क्या होता है इनसे, ठीक है। तो हम बेसिकली एक बात समझेंगे बच्चों, ड्रग्स कुछ नहीं है, कुछ आप कह सकते हैं मेडिसिन को भी ड्रग्स ही कहते हैं, पर हम ये समझें कि ड्रग अब्यूज़ क्या है। जब कोई केमिकल या कोई भी पदार्थ को ऐसे यूज़ किया जाता है जो बॉडी के अंदर मेडिसिनल पर्पस से यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ प्लेजर के लिए या किसी भी और पर्पस से यूज़ किया जा रहा है, और वो आपकी बॉडी के अंदर ना कुछ रिस्पॉन्सेज जनरेट करा दे जो फिजिकली आप में कोई चेंजेस ला दे, आपके मेंटली चेंजेस ला दे, सोशल बिहेवियर में चेंजेस ला दे, तो उसे हम ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। जैसे कि अगर अपन देखें, ये अगर बहुत ही अच्छा पॉइंट है, व्हाट इज़ ड्रग्स एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रग अब्यूज़। तो यहाँ पे ध्यान दें, व्हेन दीज आर टेकन, ड्रग्स आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज़, ठीक है, मेडिसिनल यूज़ के अलावा यूज़ किया जा रहा है ना, इन अमाउंट्स और फ्रीक्वेंसी जो आपकी बॉडी में इम्पेयर कर दे आपके फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस को, तो इसे आप कहेंगे बेटा ड्रग अब्यूज़, राइट। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम ड्रग्स की पहले देखेंगे टाइप्स, तो उसको हमने कैटेगराइज किया है बच्चों 3 टाइप्स के अंदर, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है, ये 3 मेजर टाइप्स हैं। एक और बात, ड्रग्स जो हैं वो मेजरली हम प्लांट से ही ऑब्टेन कर रहे हैं, तो दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ ड्रग्स जो हैं वो हम फंगस से भी करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल होता है LSD, ठीक है। ओपियोइड्स जो कि हमारी फर्स्ट कैटेगरी है बच्चों, ठीक है, ये ओपियोइड्स जो है ये रिसेप्टर्स इसके होते हैं जिनको हम कहेंगे ओपियोइड रिसेप्टर, जो कि आपके CNS में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे आपको, CNS में, और प्लस GIT में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो ओपियोइड्स के एग्जाम्पल होते हैं बच्चों मॉर्फिन, और मॉर्फिन का ही एक केमिकल कन्वर्जन है जिसे हम कहते हैं हेरोइन। जब हम इसे एसिटाइलेशन कर देते हैं मॉर्फिन का, तो यहाँ आपके पास बन जाता है हेरोइन, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके पास, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं हेरोइन कॉमनली जिसे हम स्मैक भी कहते हैं, इट इज़ अ केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। और इसका अगर आप देखेंगे तो ये वाइट पाउडर होता है बच्चों, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर जो बिटर होता है टेस्ट में, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ओडरलेस होता है और क्रिस्टलाइन होता है। अब यहाँ ध्यान दें, तो इनको हमने लाए कहाँ से, तो ये प्लांट होता है बच्चों ओपियम पॉपी, जिसका बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा पापेवर सोमनिफेरम। इसकी के लेटेक्स से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या, ओपियोइड्स, ठीक है, फ्रॉम द पापेवर सोमनिफेरम। जनरली इसको लिया कैसे जाता है, बाय स्नॉटिंग
या फिर अगर हम कहें बाय इंजेक्शन, इसे आप ओरली नहीं ले सकते हैं, या तो इसे इंजेक्ट किया जाता है या स्नॉट किया जाता है। हेरोइन जो है बच्चों, ये एक डिप्रेसेंट की तरह काम करता है और ये आपकी बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। हेरोइन का काम है स्लो डाउन द बॉडी फंक्शंस, और आपको एक डिप्रेस कर देगा, आपकी बॉडी को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। लेकिन इसी की जगह अगर अपन मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन जब तो मॉर्फिन इज़ अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव, मतलब आपको नींद लाने के लिए आप जो यूज़ करते हैं उन्हें हम सेडेटिव कहते हैं, और ये पेन किलर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये यूजुअली सर्जरी के दौरान बहुत पहले यूज़ किया जाता था, अभी तो हमारे पास एनेस्थेटिक्स बहुत सारे आ गए हैं। तो मॉर्फिन हो गया सेडेटिव या फिर हो गया आपका पेन किलर, जबकि हेरोइन हो गया जो आपकी बॉडी को स्लो डाउन कर देगा, तो ये डिप्रेसेंट कहलाता है, ठीक है। फिर आता है बच्चों हमारे पास सेकेंड कैटेगरी, कैनाबिनॉइड्स। ये कैनाबिनॉइड्स दे आर ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स जो कि आपके कौन से रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेंगे, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से, और ये प्रेजेंट होते हैं मेनली इन ब्रेन। अब हमने कहा है प्रिंसिपली इन ब्रेन, और भी बॉडी पार्ट्स में हो सकते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स की अगर अपन बात करें तो ये मिलते हैं हमें इन्फ्लोरेसेंस से ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो लीफ है ये कैनाबिस सटाइवा की है। इस प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से हमें ये मिलता है, जैसे कि फ्लावर के टॉप से, इसकी लीफ से, इसके रेजिन से, ठीक है। इनसे हम वेराइटीज़ बनाते हैं अलग अलग। तो एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने यहाँ पे marijuana, हशीश, चरस एंड गांजा, ठीक है। जैसे हमारे पास हेरोइन और मॉर्फिन है हमारा ओपियोइड, यहाँ पे marijuana, चरस, गांजा एंड हशीश इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैनाबिनॉइड, ठीक है। इससे कैसे लिया जाएगा, तो मॉर्फिन वगैरह को ले लेते हैं इंजेक्ट करके या स्नॉट करके, जबकि इसे लिया जाता है इनहेल करके या फिर ओरली भी लिया जाता है, ओरली खाया जा सकता है, ठीक है। एक और चीज़ ये क्या करेगा बच्चों, ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जो है स्टिमुलेट कर देगा। तो यूजुअली जो एथलीट्स वगैरह होते हैं ये अपना हार्ट रेट बढ़ाने के लिए इनको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द गेम और समथिंग, डोपिंग कहते हैं इसे। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है इसलिए, ठीक है। फिर आता है बच्चों कोका एल्कलॉइड, द थर्ड वन, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बच्चों कोकेन, जिसे कॉमनली कोक या क्रैक भी कहा जाता है। ये आता है एक प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से, ठीक है। ये प्लांट जो है बच्चों दिस इज अ नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। ये आपकी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ क्या करेगा, छेड़खानी करेगा। एक चीज़ ध्यान रखें, दिस इज़ अ स्टिमुलेंट, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा, जैसे कैफीन करता है वैसे ही, ठीक है। तो इसको हम कोक और क्रैक कहते हैं, और ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो कि डोपामीन है इसके साथ क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है, इसको काम में नहीं आने देता। इसको यूजुअली स्नॉट किया जाता है बच्चों। ये एक स्टिमुलेटिंग एक्शन रखता है आपकी बॉडी पे, तो ये आपके CNS को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा, ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा, और इसकी वजह से ये बहुत ही ऐसी खुशी की फीलिंग, सेंस ऑफ यूफोरिया क्रिएट करेगा और आपकी एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देगा। अगर इसका बहुत ज़्यादा डोजेज ले लिया जाए तो आपको हेलुसिनेशंस होने लग जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और कौन से हेलुसिनोजेनिक प्लांट्स हैं, तो एक एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे ये दे रखा है आपको, ये आपको धतूरा का दे रखा है, और एक होता है अट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। ये भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। कैनाबिनॉइड्स भी बहुत ज़्यादा लिए जाएँ तो हेलुसिनोजेनिक हो सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको कहा स्पोर्ट्स पर्सन किसे यूज़ करते हैं, कैनाबिनॉइड्स को, ठीक है। इन ड्रग्स के अलावा एक दो ड्रग्स और अपन ध्यान देंगे, जैसे कि बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामीन्स एंड बेंजोडायजेपिन्स। ये 3 और कैटेगरी हैं जिनका हम बात करते हैं यहाँ पे। ये इंसोम्निया के पेशेंट्स को या डिप्रेशन के पेशेंट्स को, मेंटल इलनेस जो होती है उसको वालों को दिया जाता है, ठीक है। तो उनको हेल्प करने के लिए, उनका जो मूड स्विंग्स हैं उनको लाने के लिए, उनको थोड़ा नींद वगैरह प्रॉपर्ली आए उसके लिए, ठीक है। ये हो गए हमारे किसके एग्जांपल्स बच्चों, अलग अलग ड्रग्स के। इसके अलावा अगर बात करें हम तो स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग के अंदर हम कहेंगे टबैको यूज़ होता है, और टबैको के अंदर एक स्टिमुलेंट होता है जिसे आप कहते हैं बच्चों निकोटीन, ठीक है। सो द एल्कलॉइड प्रेजेंट इन द टबैको इज बेसिकली निकोटीन। निकोटीन कैसे काम करता है बच्चों, तो ये आपका जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ये इसे जाके निकोटीन जो है स्टिमुलेट करता है और वहाँ से प्रोड्यूस करवाता है बच्चों ये एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। और जैसा आप जानते हैं एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ये सब आपको होने लग जाता है आफ्टर स्मोकिंग। इसका अगर हम देखें बॉडी पे इम्पैक्ट क्या है, तो इससे आपको स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर्स ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट,
ठीक है, स्मोक करने से, या फिर हम कहें सिर्फ टबैको को चबाने से। टबैको को चबाने से ओरल कैंसर होगा, स्मोकिंग से लंग कैंसर होगा, और इसका एक इफेक्ट जाता है यूरिनरी ब्लैडर पे भी, क्योंकि जब ये एक्सक्रीशन के टाइम पे बॉडी से निकल रहा है तो आपके यूरिनरी ब्लैडर में जब आपका यूरिन स्टोर होगा वहाँ पे भी ये कैंसर करवा सकता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, मतलब आपके जो ब्रोंकियोल्स वगैरह उनमें इन्फ्लेमेशन करवाना, एम्फाइसीमा जिसमें एल्वियोलाई जो है वो डैमेज हो जाएंगे, आपके रेस्पिरेटरी सर्फेस कम हो जाएगी। धीरे धीरे आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है इसमें, है ना, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट है, ये आपके गैस्ट्रिक अल्सर्स भी कराता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं स्मोकिंग कैसे एक और तरीके से आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो बच्चों हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाए तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, डैमेज। तो एक आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, ये आपकी ऑक्सीजन का सप्लाई जो है बॉडी में कम कर सकती है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज़्यादा अफिनिटी रखता है। तो अगर दोनों आपके पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है, हीमोग्लोबिन विल टेंड टू बाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसलिए ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हो पाती और आपकी बॉडी सफोकेट करती है। स्मोक करने से क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उससे रिलीज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो व्हेन स्मोकिंग इंक्रीजेज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड, तो आपका जो हीम बाउंड ऑक्सीजन है, ठीक है, ब्लड में, वो बहुत कम हो जाएगा और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो आपके ऑर्गन्स के सेल्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी किसकी बात बच्चों, स्मोकिंग की। लास्टली हम बात करें अल्कोहल अब्यूज़, तो यहाँ पे इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि देखो एक टाइम पीरियड होता है जिसे हम एडोलेसेंस कहते हैं बच्चों। ये एक पीरियड भी कह सकते हो या एक प्रोसेस भी कह सकते हो एक चाइल्ड की लाइफ में, जब वो अपनी जुवेनाइल बचपन से आपके अडल्टहुड में जाने से पहले जो बीच का एक स्टेज आता है, दैट इज़ द पीरियड ऑफ 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये आपका एडोलेसेंस पीरियड होता है। इसमें बच्चा जो है वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा होता है। इस टाइम पे बहुत सारे बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपके हार्मोनल लेवल्स वगैरह भी चेंज होते हैं। तो ये एक फेज़ है जब आपकी मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं। अब वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, पर इस टाइम पे हमारी क्यूरियोसिटीज़ बढ़ जाती हैं, हमारे एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन करने की जो चाहत है वो बढ़ जाती है। तो इस टाइम पे आप जब देखते हैं मूवीज़ में या प्रिंट मीडिया में या कहीं पे भी आसपास दोस्तों की तरफ, तो अगर वहाँ कहीं अल्कोहल अब्यूज़ या ड्रग अब्यूज़ हो रहा है तो उसकी तरफ बढ़ना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ जस्ट फॉर द ट्रायल हो सकता है, या लेकिन पर लेटेस्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये रेगुलर यूजेज हो सकता है। इस केस में जो इंडिविजुअल है वो सफ़र कर सकता है, उसका एकेडमिक्स सफ़र कर सकता है, उसका डेवलपमेंट सफ़र कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं इसमें, पीयर प्रेशर, फैमिली स्ट्रक्चर या फिर अनसपोर्टिव स्ट्रक्चर्स की वजह से। इसकी वजह से दो चीज़ें हो सकती हैं इंसान के साथ, एक होता है बच्चों एडिक्शन और एक होता है डिपेंडेंस। तो एक बात समझें, देखो एडिक्शन क्या है बच्चों, एडिक्शन कुछ नहीं है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है। हमें ऐसा लगने लग जाता है कि इसके बिना तो हम रह नहीं सकते, तो दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हमें लगता है इसी से हमें खुशी मिलेगी, यूफोरिया या टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग आएगा, तो हम उस चीज़ से साइकोलॉजिकली अटैच हो जाते हैं, इसलिए हम उससे एडिक्टेड हो जाते हैं, है ना। तो ड्रग्स और अल्कोहल से ऐसा होगा क्योंकि आपके CNS को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, दूसरा बात होती है बेटा डिपेंडेंस। सो व्हाट इज डिपेंडेंस? बेसिकली डिपेंडेंस इज फार मोर डेंजरस देन एडिक्शन। ये एक टेंडेंसी है आपकी बॉडी की जो मैनिफेस्ट करती है कैरेक्टरिस्टिक को, कि एंड अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम देती है अगर आपको वो चीज़ मिलनी बंद हो जाए। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है, अब उसका एडिक्शन है वो कि उसको लग रहा है इसी से मुझे खुशी मिलेगी, बट डिपेंडेंस ये हो जाएगा बच्चों कि अगर उसको वो ड्रग देनी बंद कर दी जाए तो उसकी बॉडी एक बहुत ही अनप्लेजेंट सा सिम्टम शो करेगी, विड्रॉ करेगी अपने आप को जीने से, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और बहुत ज़्यादा परेशान होना, ये सब होने लग जाएगा। उनको लगेगा कि अगर हमें ये नहीं मिला तो वी माइट डाई। इसे हम डिपेंडेंस कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो एंजाइटी हो सकती है, शेकीनेस हो सकती है, नोजिया या स्वेटिंग हो सकती है, जो कि अगर ड्रग वापस दे दी जाए तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसे हम क्या कह देते हैं? डिपेंडेंस। तो बेसिकली एडिक्शन इज़ अ वेरी स्टार्ट, बट इफ़ इट बिकम्स अ डिपेंडेंस देन ये आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। ठीक है, फटाफट से आइए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, नाउ हेरोइन इज अ ओपियोइड एज यू नो, और हमने अभी बात करी थी ये एसिटाइलेशन से बनता है मॉर्फिन के। तो बच्चों यहाँ आंसर जाना चाहिए एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। यहाँ देखिए सेम दे रखा है सब में मॉर्फिन, पर अगर आप भूल जाएंगे एसिटाइलेशन तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखें हेरोइन इज अ एसिटाइलेटेड मॉर्फिन।
सेकंड क्वेश्चन इज लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से मैचिंग करनी है बच्चों। तो देखें हेरोइन दे रखा है, हेरोइन इज एन ओपियोइड, और मैंने आपको बताया ये आपको डिप्रेसेंट की तरह काम करेगी, स्लो डाउन कर देगी बॉडी फंक्शंस को, राइट। तो ये ए के साथ चला जाएगा बेटा 2। तो इस ऑप्शन में आप देखें सिर्फ लास्ट में ही दे रखा है, तो आंसर तो यही होगा। marijuana की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये आपके एक कैनाबिनॉइड हो गया, इसका इफेक्ट होता है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। कोकेन जैसे कि हमने बात करी थी, ये आपके इंटरफेयर करेगा विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, और मॉर्फिन एक सेडेटिव और पेन किलर है, ठीक है। सो आंसर विल बी 4th ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पिछले 5 साल में 4 टॉपिक मेजरली कवर हुए हैं। आपका कॉमन डिजीज़, आपकी इम्यूनिटी, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इम्यूनिटी से, आपके कॉमन डिजीज़ से भी, आपका HIV से, और आपका ड्रग से। एक टॉपिक जो है आपका वो है उसमें कैंसर, जिसके बारे में मैं आपको फटाफट से 2-3 बात बता देती हूँ। अभी तक 5 साल में इस पर क्वेश्चन वापस नहीं आया है, इससे पहले आया था, हो सकता है इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं बच्चों कैंसर। तो देखिए कैंसर एक बहुत ही ड्रेडेड डिजीज़ है, बहुत खतरनाक डिजीज़ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और कैंसर सुनते ही हमें पता लग जाता है एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है जिसमें बचाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कैंसर के अंदर, कुछ सेल्स जो आपके नॉर्मल सेल हैं वो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उनका। ऑन्कोजेनिक वर्ड स्टैंड्स फॉर कैंसर, ठीक है। तो आपके सेल्स अगर ऑन्कोजेनिक बन जाएं, मतलब वो कैंसरस हो जाएं, तो आपकी बॉडी में कैंसर डेवलप होता है। व्हाट इज बेसिकली अ कैंसर, तो आप देखते हैं बच्चों इसके अंदर सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो होता है, एक ऐसा प्रोसेस है आपकी बॉडी का जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। जैसा कि आपने सेल साइकिल में पढ़ा भी होगा कि सेल की ग्रोथ होना, उसका डिफरेंशिएशन होना, उसका डिवीजन होना, ये बहुत कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, बहुत रेगुलेटेड होता है। ये सारे रेगुलेशंस जो हैं वो कैंसर में ख़त्म हो जाते हैं, तो आपकी सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, आपके डिवीजन बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। आपका जो नॉर्मल सेल है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे आप कहते हैं बच्चों कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये सेल्स हैं बच्चों, अब जब ये सेल डिवाइड करेगा, तो इस सेल ने जब डिवाइड किया, इसने अपना एक नया सेल बनाया, फिर इन सेल्स ने डिवाइड किया तो इन्होंने नए सेल्स बनाए। पर आप देख सकते हैं जैसे ही ये दूसरे सेल के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो इनको पता लग जाता है कि नाउ द ग्रोथ इज प्रॉपर और यहाँ और ज़्यादा ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने पर ये डिवीजन करना रोक देते हैं, इसे हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। ये आपके नॉर्मल सेल्स करते हैं, राइट। यही जो प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, ये कैंसर सेल्स में लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, कि आसपास के सेल के कांटेक्ट में आने के बाद भी इनको पता नहीं लगता कि ये कैंसर है, कि ये ग्रोथ क्या है, रोकनी है, तो इसलिए ये ग्रोथ करते रहते हैं। और एक टाइम आता है जब एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, मास बन जाता है, और उस मास ऑफ सेल को आप कहते हैं बच्चों ट्यूमर। इज दैट क्लियर। अब ट्यूमर आपके पास 2 टाइप के होते हैं बच्चों, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर वो है जो एक जगह बनेगा, डेवलप होगा, पर आगे स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल लोकेशन पे कन्फाइंड रहता है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, इसको इजीली ट्रीट भी करा जा सकता है। पर मैलिग्नेंट ट्यूमर वो है बच्चों जिसमें आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कहीं पे एक आपने कहा यहाँ ट्यूमर बना, इसके कुछ सेल्स डिवाइड होकर गिरे और कहीं और जाके इन्होंने वापस से एक और ट्यूमर बना दिया, ये बॉडी में अलग अलग जगह जाके क्या होने लग गया, स्प्रेड। तो इसे आप कहते हैं बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। जो ट्यूमर सेल्स हैं उनके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों हम, न्यूओप्लास्टिक। तो जब आपके नॉर्मल सेल्स एक कैंसर सेल में डेवलप होते हैं तो आप इसे न्यूओप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी है स्प्रेड होने की, इसे हम कहते हैं बच्चों मेटास्टैसिस, वेयर द ट्यूमर डज नॉट रिमेन एट द सेम प्लेस, इट कीप्स ऑन स्प्रेडिंग थ्रू आउट द बॉडी। ये बहुत ज़्यादा लीथल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप इसको डायग्नोस एक जगह करें पर आपकी बॉडी में और भी कहीं डेवलप हो रहा हो, ठीक है। तो इसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। कॉजेज ऑफ कैंसर क्या होंगे, कैसे होता है कैंसर, कॉज क्या है, ठीक है। तो बच्चों जब नॉर्मल सेल हम कह रहे हैं कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। तो बच्चों यहाँ 3 टाइप के कॉजेज हैं, ध्यान रखने हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। ये एजेंट्स को, जैसे एलर्जी करने वालों को एलर्जन, डिजीज करने वालों को पैथोजन, वैसे ही कैंसर करने वालों को कार्सिनोजेंस कहा जाता है। ये 3 कैटेगरीज के हैं, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजिकल के एग्जाम्पल्स है बेटा रेडिएशंस, जो कि आयनाइजिंग हो सकती हैं जैसे एक्सरेज, या फिर नॉन आयनाइजिंग हो सकती हैं जैसे यूवी। ये आपके डीएनए को डैमेज करती हैं और आपके न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करवाती हैं। केमिकल्स में हो गए बच्चों को, जैसे केमिकल जो बॉडी के अंदर जाने के बाद कैंसर डेवलप करते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा था टोबैको में निकोटीन होता है, वो करवा सकता है।
बायोलॉजिकल एजेंट कोई ऑर्गेनिज्म होंगे और ये होते हैं मोस्टली वायरसेस, जिनको आप ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। इनके जो जीन्स हैं वो वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं बच्चों। आपकी खुद की बॉडी के अंदर, खुद की आपके सेल्स के अंदर सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ये नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं, पर अगर ये किसी भी कार्सिनोजन की वजह से एक्टिव हो जाएं तो ये आपको कॉज कर देंगे कैंसर। अब इसका डिटेक्शन कैसे किया जाता है बच्चों? तो कैंसर डिटेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि अगर डिटेक्ट नहीं करेंगे तो ट्रीट नहीं हो पाएगा। तो डिटेक्शन में सबसे पहला तरीका होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। तो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ में टिश्यू लिया जाता है या ब्लड लिया जाता है, उसमें हम उस टिश्यू को जांच करते हैं, उसमें देखते हैं क्या कोई डेवलपमेंट है कि नहीं। एक होता है बच्चों ब्लड और बोन मैरो टेस्ट, इसके अंदर इससे पता लगाया जाता है नंबर ऑफ सेल्स इन द ब्लड, तो क्यों ब्लड कैंसर के केसेस में, और ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया कहते हैं बच्चों। बायोप्सी में जैसे मैंने आपको कहा, सस्पेक्टेड टिश्यू को कट किया जाएगा थिन स्लाइसेस में और उसको एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर कि उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है या है। कुछ और टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जैसे रेडियोग्राफी बच्चों, जिसमें आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे यूज़ होती है। सीटी दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें भी एक्सरे के थ्रू बॉडी में स्ट्रक्चर्स को एक पिक्चराइजेशन बनाया जाता है, 3D इमेज बनाई जाती है। और थर्ड होती है बेटा MRI दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगर हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी की बात करें तो इसको हम थोड़ा लेस प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सरे है और एक्सरे खुद एक कार्सिनोजन हो सकती है, पर ये 3D इमेज बना के देती है आपके इंटरनल ऑर्गन्स की। MRI बहुत एक्यूरेटली आपको जज करेगी, ये काम करती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स पे और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस पे। तो इससे आपके ना तो आयनाइजेशन होगा और ये यूज़ करेगी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जिससे आपकी बॉडी में इंटरनल टिश्यूज़ का पूरा स्ट्रक्चर आ सके। अपार्ट फ्रॉम दिस एक ट्रीटमेंट है बेटा विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़, जो हम किसके स्पेसिफिक बना लें, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। इन टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द कैंसर। अगर डिटेक्ट हो गया तो अब उसका ट्रीटमेंट होगा बच्चों। और ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, तो बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट कैन हैव सर्जरी, सर्जरी से पहले तो ट्यूमर को रिमूव किया जा सकता है। रेडिएशन यूज़ होती हैं रेडिएशन थेरेपी में, इम्यूनोथेरेपी होती है बच्चों, और एक केमिकल्स के थ्रू होगी आपकी कीमोथेरेपी, है ना। तो यहाँ पे ये अलग अलग तरीके हैं। अगर हम रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं तो हम उस कैंसर को पे रेडिएशन डाल के उसको ख़त्म कर देते हैं। कीमोथेरेपी में हम कुछ मेडिसिन ड्रग्स पे रखते हैं पेशेंट को, जो कैंसर को किल करता है। कुछ अदर चीज़ों में अगर अपन बात करें तो इसमें एक साइड इफेक्ट होता है केमिकल्स का, हेयर लॉस या अनीमिया होना, ब्लड का लॉस होना। ज़्यादातर कैंसर्स में कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, तो आप देखेंगे पेशेंट की सर्जरी भी होती है, रेडियोथेरेपी भी होती है और कीमोथेरेपी भी होती है, तभी ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। ट्यूमर सेल्स को अगर हम पता लगा लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम पता नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारी खुद की बॉडी का सेल है, पर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे ये पता लगा ले। तो वो एक तरीका होता है कि बॉडी में इंड्यूस कर दें बेटा हम अल्फा इंटरफेरॉन, तो ये एक बायोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर हो जाएगा। इंटरफेरॉन का मतलब हो गया कि आप जानते हैं इंटरफेरॉन रिलीज होते हैं ये बताने के लिए कि मेरे को किसी ने अटैक कर दिया है। तो अगर हमने ये डायरेक्टली दे दिया बॉडी में तो ये आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, आपके इम्यून सिस्टम को उजागर करके, एक्टिवेट करके और डिस्ट्रॉय करके ट्यूमर को। तो ये इसके क्या होते हैं बेटा, ट्रीटमेंट। तो ये था हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड द अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हमारे नए चैप्टर की। नया चैप्टर है हमारे पास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आई होप आप लोगों को इस रिवीजन सीरीज में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी, जबकि अब एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है बच्चों, छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आसान क्वेश्चन बनते हैं और आपके स्कोरिंग चैप्टर ये हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा गया है, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस, एस्परगिलस और एस्टोबैक्टर एस्टाई। कुछ नाम आपको दिए हुए हैं और आइडेंटिफाई करना है किससे आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपके पास एक टॉपिक आता है माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड पर्पसेस। माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड पर्पसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ आपको लिखा हुआ है सबसे पहले, a common example is the production of curd from milk. Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria grow in milk and convert it into curd. During growth, the lab produces acids. कौन से एसिड प्रोड्यूस करते हैं? लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, that coagulate the partially digested milk proteins. A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter. नाम याद रखना, inoculum। inoculum आप जो घर में
1 चम्मच दही जो यूज करते हैं दूध के अंदर मिक्स करते हैं जिससे कि दही जमता है, उसे आप क्या बोलते हैं, स्टार्टर कल्चर या इनोक्यूलम। और इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ आपको विटामिन B12 की जो अमाउंट है बच्चों वो ज़्यादा मिलेगी, इसीलिए कहा जाता है कि न्यूट्रिशनली जो कर्ड है वो ज़्यादा रिच है एज कम्पेयर टू मिल्क। ठीक है, इसके बाद आपको दिया हुआ है सैक्रोमाइसिस के बारे में बच्चों। तो सैक्रोमाइसिस जो है आपको पता है कि ब्रेड के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है, देखिए सैक्रोमाइसिस जो कि यूज किया जाता है किसमें, ब्रेड के प्रोडक्शन में। तो द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट और सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। और इसके बाद आगे बात करें तो हमें पूछा गया है कि सर ये जो एसिड्स हैं डिफरेंट टाइप्स के वो कहाँ से मिलते हैं। तो एसिड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ आपके पास आते हैं एसिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स हमें मिलते हैं। तो देखिए एस्परगिलस नाइजर आपको सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करके देता है, एस्टोबैक्टर एस्टाई जो है एस्टिक एसिड का, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड का और लैक्टोबैसिलस अगेन लैक्टिक एसिड का। तो ये आपके पास, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले लैक्टोबैसिलस जो है बच्चों वो क्या कर रहा है, कर्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी जो है इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड। एस्परगिलस नाइजर जो है इससे आपको मिल रहा है सिट्रिक एसिड, और एस्टोबैक्टर एस्टाई जो है इससे मिल रहा है आपको एसिटिक एसिड। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगेन फिर से मैच द फॉलोइंग आता है और यहां पर आपको एसिड्स दिए हुए और इन एसिड्स में आइडेंटिफाई करना है कौन सा एसिड किससे मिल रहा है। तो एस्परगिलस नाइजर अभी हम देख कर आए हैं, उससे क्या मिल रहा है, सिट्रिक एसिड। एस्टोबैक्टर एस्टाई जो है इससे मिल रहा है आपको एस्टिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड और लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड। तो कितने आसान क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहां से पूछे गए हैं। चलिए फिर से चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए फिर से क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मतलब एक छोटे से पैराग्राफ से आप देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम फिर से आपके पास ब्यूटायरिक एसिड और एस्परगिलस नाइजर सिट्रिक एसिड। अब ये दो चीजें नहीं आ चुकी है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और मोनास्कस परप्यूरियस। चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहां आपको दिए हुए बच्चे ये पैराग्राफ्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं आपके लिए, स्टार मार्क कीजिएगा इन्हें। Yeast या Saccharomyces is used in commercial production of ethanol. Microbes are used in production of enzymes. Lipases used in detergent formulations. देखिए ऑयल स्टेन्स को हटाने के लिए, आपको पता है लाइपेज ऑयल का डाइजेशन करते हैं, तो ऑयल स्टेन्स हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, लाइपेज का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर कि क्लियरिंग ऑफ जूसेस जो है वो दो एंजाइम से की जाती है, पेक्टिनेसिस और प्रोटीएसिस। तो जब भी बॉटल जूसेस को आप देखते हैं तो वो बहुत क्लियर दिखते हैं। वो क्लियर क्यों दिख रहे हैं, उनमें कोई फाइबर नहीं है और वो किसकी वजह से नहीं है, पेक्टिनेज और प्रोटीएसिस की वजह से। इसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाइड है और क्लॉट बस्टर कहलाता है। क्यों कहलाता है क्लॉट बस्टर, क्योंकि सर क्लॉट्स को रिमूव करता है। और यहाँ पर किसको दिया जाता है, जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से या फिर जो हार्ट अटैक से पेशेंट्स सफर कर रहे हैं उन्हें ये दिया जाता है। इसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए जो है बच्चों ये होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एंड इट इज गिवन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। लास्ट, अच्छा ये किससे मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। और लास्ट आता है स्टैटिन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, मोनास्कस परप्यूरियस, ईस्ट या फंगस कह लो। और ये क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं। और कौन सा इनहिबिशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। आपके पास सबसे पहले यहाँ पर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से अभी हम देख कर आए साइक्लोस्पोरिन ए मिलेगा और मोनास्कस परप्यूरियस से आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स मिलेंगे जिनको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, स्टैटिन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए। कौन दे रहा है आपको, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। आसान सा क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से। अगला क्वेश्चन फिर उस पैराग्राफ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट जो है अभी हम पढ़ कर आए हैं वो कौन है, स्टैटिन्स है विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरियस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज के फर्दर ट्रीटमेंट के लिए एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में किसे डाला जाता है। तो देखिए आपके पास ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है बच्चों जिसमें दो लेवल्स पे सेपरेशन होता है, दो लेवल्स पे फिल्ट्रेशन होता है। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है इसके अंदर फिजिकल प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं जैसे फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। और इसके बाद आपके पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है जिसे बायोलॉजिकल भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर आप माइक्रोब्स का यूज करेंगे। एरोबिक माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं जिनके ग्रुप्स को हम कहते हैं फ्लॉक्स विच आर एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स। इसके बाद
यहाँ पर ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है बीओडी को रिड्यूस करते हैं। जब बीओडी रिड्यूस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस वाटर को सेपरेट आउट करते हैं और वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं, और रिमेनिंग जो स्लज होता है उसे नाम दिया जाता है एक्टिवेटेड स्लज। और इसका हमें डाइजेशन करना होता है, तो इसे हम लेकर जाते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में, जहां पर आपके पास एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे, इसका ब्रेकडाउन करेंगे। और एनएरोबिक बैक्टीरिया जब ब्रेकडाउन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर का, तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे बायोगैस का। तो यहाँ ये बायोगैस का प्रोडक्शन करेगा। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है बायोगैस का प्रोडक्शन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। तो हम कह रहे हैं कि सर किससे डाला गया था, अभी हम लोगों ने देखा एक्टिवेटेड स्लज को हम लोगों ने एनएरोबिक डाइजेस्टर में डाला, जिसको हम लोगों ने डाइजेस्ट करके बायोगैस का प्रोडक्शन किया। चलिए नेक्स्ट, बायो कंट्रोल एजेंट्स का आपको करेक्ट ग्रुप आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स आपको यहाँ दिए हुए। देखिए इस पैराग्राफ के अंदर बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में कुछ नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले लेडी बर्ड्स जो हटाते हैं एफिड्स को, और ड्रैगन फ्लाइज जो हटाते हैं मॉस्किटोज को। अब यह ध्यान रखें आप, ये माइक्रोब्स नहीं है, दीज आर इंसेक्ट्स। इसके बाद माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स आपके पास आते हैं। सबसे पहला बैसिलस थुरिंजेंसिस, आप लोगों ने इसके बारे में बायोटेक में भी पहले सुना होगा। तो बैसिलस थुरिंजेंसिस आपको देखने को मिलता है, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को यहाँ से उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करता है प्लांट्स के अंदर। एग्जाम्पल आपके पास बीटी कॉटन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास अगला एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड बाय यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग fungi that are very common in the root ecosystems and are effective biocontrol agents for several plant pathogens। तो रूट इकोसिस्टम में मिल रहा है ट्राइकोडर्मा, और वहां पर क्या कर रहा है, पैथोजेंस के इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर रहा है। बैक्यूलोवायरसेस, बैक्यूलोवायरसेस जो हैं बच्चों, दीज आर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वायरसेस, जिनमें एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है NPHV, जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस है। अब ये जो वायरस है ये स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम होता है, यानी किसी पर्टिकुलर स्पीशीज पर ही काम करेगा, इसीलिए उसका स्पेक्ट्रम कैसा है, नैरो। जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पर काम कर रहा है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो कम पर काम कर रहा है वो नैरो स्पेक्ट्रम। तो नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको यूज किया जाता है बच्चों या तो आईपीएम में और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में। मान लो कोई इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आप उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने थोड़े से भी चेंजेस किए तो वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसी जगह पर आप किसको यूज करेंगे, स्पीशीज स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को, जैसे एनपीवी। तो बात करते हैं, हमारे पास पहला आ गया न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, उसके पास बैसिलस थुरिंजेंसिस, और ऑप्शंस में देखें तो आपका पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। इसके बाद यहाँ आपको दिया हुआ है टीएमवी एफिड्स, ये भी गलत है। ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस, बैसिलस थुरिंजेंसिस, फोर्थ ऑप्शन जो होगा बच्चों वो होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। फिर से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन बायो कंट्रोल एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। तो अभी हम पढ़कर आए, ये तीनों तो नहीं है, आपके पास आंसर में आएगा ट्राइकोडर्मा। चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, और बहुत ही छोटा सा चैप्टर लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, और बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान रखिएगा, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना ना भूलें इस चैप्टर का।